जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हम आज क्या बताए थे आपको कि इंटरनेट और डब्ल्यू डब्ल्यू और ईमेल के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेट क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है और ईमेल क्या होता है। आप लोग इंटरनेट का यूज बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इस समय इंटरनेट का यूज कई तरीकों के कई माध्यमों से आप लोग एआई टूल्स का उपयोग करके अच्छे समझ गए कि इंटरनेट होता क्या है। आज के समय इंटरनेट समझाने की आवश्यकता तो है ही नहीं, लेकिन क्योंकि आप इतना जरूर समझ जाते हैं कि इंटरनेट के द्वारा एआई से आप कोई भी चीजों का कुछ भी मतलब एक क्रिएटिव कर सकते हो। लाइक ऐसे आप बहुत सारे देखे होंगे, अभी काफी सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं या फिर आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी। तो उसी को हम इंटरनेट पर ये चर्चा करेंगे इसका क्यों आया, कैसे आया, क्या उद्देश्य था आने का और इसका उपयोग क्या होते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये 1 या 2 नंबर का बहुत जरूरी हो जाता है। और आज के समय इसलिए बहुत जरूरी हो गया क्योंकि इंटरनेट के साथ एआई जैसे टॉपिक्स इंक्लूड हो गए हैं जो हमारे एग्जाम को बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एग्जाम में हमारे नंबर इंक्रीज करने पर। तो हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके सामने इंटरनेट के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्यारे प्यारे टॉपिक्स हमारे, जैसे इंटरनेट हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू जिसके आप वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हो, और ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हो। ठीक, तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हम आते हैं इंटरनेट का परिचय के बारे में, क्योंकि हमें पहले इंटरनेट का परिचय फिर डब्ल्यू डब्ल्यू ईमेल वगैरह सभी के एक बारी वाइज पढ़ेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे ताकि आप क्वेश्चन भी देख पाओ कि हमने जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ परिचय, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के परिचय में आप सिंपल से ये समझते हैं इंटरनेट का मतलब क्या होता है। राइट, तो वैसे तो इसको दो तरीके से इंटरकनेक्टिव नेटवर्क होता है या तो इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं इसको, इंटरनेशनल नेटवर्क, इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं और इंटरकनेक्टिव नेटवर्क भी कहा जाता है। ये इंटरनेट का पूरा नाम भी हो जाता है। और यदि आप इसको हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग बहुत आसानी समझते हैं, आप सभी लोग, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, अंतरजाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतरजाल कहा जाता है। राइट, अंतरजाल इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, अंतरजाल कहते हैं। ठीक, ये इसके परिचय में आता है। इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत है, आपने नाम सुना होगा ARPANET का, उससे हो जाती है। लेकिन इसको मेन बात क्या कहते हैं, आपने नाम सुना होगा विंटन सर्फ है, विंटन सर्फ है, इनका नाम विंटन सर्फ होता है, जो फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉरी फादर ऑफ इंटरनेट है, इंटरनेट के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्या इनको कहा जाता है, इंटरनेट के जनक के रूप में। ठीक, इंटरनेट के जनक, इंटरनेट के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पे विंटन सर्फ को, विंटन सर्फ को हम जानते हैं इंटरनेट के जनक के रूप में। राइट, और इंटरनेट के जनक के रूप में इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सन 1950 ईस्वी के आसपास से शुरुआत की थी इंटरनेट की। किसके साथ की थी, इंटरनेट की शुरुआत की थी, और साथ में इन्होंने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया। फिर बाद में आपको 1990 का समय आता है जब आपका डब्ल्यू डब्ल्यू का निर्माण किया जाता है, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। उसके बाद इंटरनेट के क्षेत्र में ऐसी क्रांति आती है कि आप लोग आज के समय देख पा रहे हैं क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी चीज हम और चीजें समझते हैं कि इंटरनेट में और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो सभी को एक साथ डिस्कस करते जाते हैं बारी बारी से। तो इंटरनेट के इतिहास की बात करें तो इंटरनेट के इतिहास जो आपका शुरू होता है वह शुरू होता है 1960 के दशक से। वैसे तुमने बताया कि आपको 1950 से ही हमारा इतिहास इसका शुरू हो जाता है, जब से हमारे मिल्टन सर्विस की उद्घोषणा करते हैं, इसके बारे में प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी भी छोटी सी है। वो तो प्रयास चल ही रहे थे, लेकिन एक कहानी, एक ऐसा कॉन्सिडेंस आता है जिसके बाद से इंटरनेट अपने स्पीड को और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो आपको 1960 के दशक का समय आता है, जिसमें हमारे एक महत्वपूर्ण समय होता है 1969 ईस्वी का। राइट, तो 1960 के दशक में क्या होता है कि आप लोग कोल्ड वार का नाम सुने होंगे, तो अमेरिका और रूस के गुट में जो दो गुटों में बटे थे, तो उसमें कोल्ड वार चल रहा था, जिसमें कुछ कोई भी मैसेज या फिर कोई भी अपना संदेश अपने सेना या नायक उसके पास या कोई कमांडर के पास भेजना है, तो हमें लिख करके ही भेजना होता था। राइट, तो उसको लिख करके ना भेज के हम उसको ऑनलाइन भेज पाए ताकि हमारा गुप्त रूप से उसके पास पहुंच जाए, किसी को पता भी ना चले। इसकी आवश्यकता महसूस की गई अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा, यानी यूएसएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको सुरक्षित एक संचार की व्यवस्था की गई, मतलब सुरक्षित एक संचार व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। जिसके बाद आगे क्या होता है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि ARPANET नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इसको ये प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका एक प्रोजेक्ट था जिसका पूरा नाम हो जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यह एक वह प्रोजेक्ट था जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक महसूस किया कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक तकनीक होनी चाहिए
जिसके द्वारा हम किसी को कोई यदि मैसेज भेजें तो सिर्फ उसको वही व्यक्ति देख पाए, कोई अन्य व्यक्ति ना देख पाए। क्योंकि ये समस्या थी, यदि हम कोई मैसेज भेज रहे हैं अपनी सेना के नायक के पास, तो कोई दुश्मन देश का कोई भी व्यक्ति यदि जानकारी पा जाता तो हमारी गुप्त तकनीकें या गुप्त हमारे मैसेज को पढ़ सकता था, जिससे हम वो सतर्क हो जाते और हमें नुकसान होता। इन सभी चीजों की आवश्यकता महसूस करने के बाद अमेरिकी रक्षा अनुसंधान ने 1969 ईस्वी में ARPANET नाम का एक पहला इंटरनेट बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है विश्व का पहला इंटरनेट। विश्व का पहला इंटरनेट। विश्व का पहला इंटरनेट हम किसे कहते हैं, तो विश्व का पहला इंटरनेट हम कहते हैं ARPANET। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला इंटरनेट क्या है, तो पहला इंटरनेट क्या है आपका, ARPANEट होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं तो ARPANEट कब आया, तो 29 अक्टूबर 1969 को ARPANEट के जरिए पहला संदेश UCLA यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स और स्टैंडर्ड का यूनिवर्सिटी के बीच भेजा गया था। इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भेजा गया था। नहीं, आपको याद रखना है कि सबसे पहले संदेश किसके बीच भेजा गया था, UCLA और आपका यहाँ पे याद रखना है SU के द्वारा। ठीक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आपका कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बीच पहला संदेश भेजा गया था, ये आपको याद रखना है। ये कभी पूछता नहीं है, बट आपको इतना इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है कि कब पहला इंटरनेट आया था और किसके बीच भेजा गया था। यदि आप ज्यादा डिटेल में इस पर जाते हो तो आपसे एग्जाम पूछता, वैसे जिस एग्जाम बेस पे आप पढ़ रहे हो, जैसे ट्रिपल सी हो गया, SSC हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, उस समय सिर्फ आपसे डेट पूछता है, डेट इंपॉर्टेंट रहती है, इसका फुल फॉर्म। राइट, इसके बाद हम आगे आते हैं इंटरनेट में। आगे क्या कहते हैं कि जो बिंटन सर्फ के भी बताया हमने कि बिंटन सर्फ और रॉबर्ट कॉन, ये कौन सा, रॉबर्ट कॉन क्या थे और बिंटन सर्फ थे, इन दोनों ने क्या किया, TCP और ICP नाम के दो प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं। जब ये प्रोटोकॉल निर्माण हो जाते हैं तो कोई भी जानकारी भेजने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब मैसेज भेजने के सिस्टम को कंट्रोल करना। राइट, और ये कंट्रोल कैसे करता है, कोई भी जानकारी पॉकेट के रूप में भेजता है। किसके रूप में, पॉकेट के रूप में भेजता है। जैसे आज के समय आप लोग को यदि वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तो वीडियो आप क्लिक करते ही डाउनलोड नहीं हो जाती है, यदि वह हो रही होती है तो उसमें भी लिख के आता है 1%, 2%, 3%, 50% और ऐसे आपका 100%। इस प्रकार से आपका पूरा आपका जो भी पिक्चर वीडियो वगैरह इमेज वगैरह आप लोग डाउनलोड करते हैं, इस प्रकार से डाउनलोड होते, तो पैकेट के रूप में होती है। और जब पूरी डाउनलोड हो जाती है तो फिर इकट्ठा हो जाती है, और इकट्ठा होने के बाद ये पूरा मिलके क्या बनता है, पूरा हो जाता है आपका 100% पूरी आपकी डाउनलोड हो जाती है। इस प्रकार से पॉकेट के रूप में थोड़े टुकड़ों के रूप में कोई भी डाटा आपको डाउनलोड करना, ट्रांसफर करना, उसके लिए यूज किया गया था TCP। और IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और यह क्या काम करता है, तो यह टेक्नोलॉजी जो थी विकसित की थी, किसने की थी, विंटन सर्फ ने की थी। तो इसका काम क्या होता है कि हम लोग जो मैसेज भेज रहे हैं वो किस सही तरीके जा रहा है, जिसके पास भेज रहे हैं उसी के पास जा रहा है, IP एड्रेस होता है, उस IP एड्रेस के पास ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन सभी नियमों को नियंत्रण करने का काम कौन करता था, IP करता था। प्रोटोकॉल का मतलब सिंपल सा होता है नियमों का समूह। क्या होता है, नियमों का समूह। जैसे हमारे पास कोई पद्धति होती है, कहीं भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, उसका एक रूल्स होता है, उस रूल्स का समूह ही क्या कहलाता है आपका, वह कहलाता है प्रोटोकॉल। ठीक, फिर आपका बाद में क्या आता है कि 1 जनवरी 1983 को TCP और IP को आधुनिक क्या किया गया था आपका, आधुनिक रूप से आधुनिकीकरण रूप से अपनाया गया। मतलब कब अपनाया गया, तो आपको अपनाया जाता है TCP और IP को 1983 ईस्वी में अपनाया जाता है, याद रखना है। मतलब अपनाया कैसे गया, पूर्ण रूप से प्रस्ताव उन्होंने रख दिया था, इससे पहले रख दिया था। राइट, 1980 में उन्होंने प्रस्ताव रख दिया था, बाद में इसको अपनाया कब जाता है, तो अपनाया जाता है 1983 में, मतलब सार्वजनिक रूप से यूज किया जाने लगा था। ठीक, इसके बाद आपको पता है कि 2000 का समय आता है। 2000 के समय में आपको पता है कितनी सारी चीजें बदलाव हमें देखने को मिलती हैं, जो आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आपके बने हुए हैं, जिसपे आपका नाम आता है यूट्यूब का। तो यूट्यूब का निर्माण किया जाता है 2005 में किया जाता है, और फेसबुक का निर्माण 2004 में किया जाता है। और इन दोनों इस समय कितने ज्यादा प्रचलन में, और इन्हीं के साथ में एक आता है आपका इंस्टाग्राम भी आता है, इंस्टा भी आपका आता है। ये भी बहुत अच्छा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो 2000 के बाद जितने भी कुछ प्लेटफॉर्म काफी सारे आए थे, 2000 के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके सामने आते हैं, और उन प्लेटफॉर्म को आप बहुत अच्छे यूज किए होंगे। जैसे आपका चिंगारी हो गया, आपने नाम सुना होगा, टिकटॉक हो गया, शेयर चैट हो गया,
ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं, मैसेंजर वगैरह, वो सभी आप लोग यूज करते होंगे। तो ट्विटर आपका 2006 में आता है, जिसे हम आज के समय एक्स के नाम से जानते हैं। तो प्लेटफॉर्म आए और इनके आने के बाद इंटरनेट में इतनी पहुंच बढ़ी, क्योंकि लोगों ने कई कई तरीकों से एक्टिविटी दिखानी शुरू करी, जिससे इंटरनेट पर उनकी पहुंच शुरू हो जाती है। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं, तो आगे हमने बताया कि यह वैश्विक नेटवर्क यानी ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेट को हम क्या कहते हैं, वैश्विक नेटवर्क भी कहा जाता है। इसकी विशेषता पर यदि हम समझे तो इसको क्या कहते हैं, वैश्विक नेटवर्क के रूप में साझा किया जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम अभी समझ लेते हैं, एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये पूरा आपका कंप्लीट नेटवर्क बनाया जा रहा था, तो उसमें एक चीज और घटती है। जब आपका 1969 ईस्वी में आप देखते हैं कि आपका 1969 में आपका अर्पानेट आता है। अर्पानेट आता है, तो इसको लाने का उद्देश्य से किसको जाता है, अमेरिकन डिफेंस एजेंसी को जाता है। उसी के समय में क्या होता है, 1980 के दशक में, 1980 के दशक में क्या होता है, और नेटवर्क आता है जिसे हम बोलते हैं एनएसएफ नेट। क्या बोलते हैं, एनएसएफ नेट बोलते हैं। एनएसएफ नेट मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। क्या होता है इसका मतलब, नेशनल साइंस फाउंडेशन फाउंडेशन नेटवर्क। तो इसका मतलब नाम हो जाता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो यह लाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ का, अमेरिका का, तो वह लाता है। इसका काम क्या होता है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम को काफी मजबूत करना और उसमें नए नए प्रयोगों को अंजाम देना। तो उसके लिए मतलब एजुकेशन सिस्टम को और भी विस्तार करने के लिए एनएसएफ नेट का निर्माण किया जाता है। और फिर फ्यूचर में क्या होता है कि दोनों नेटवर्क आपस में सामंजस्य बना लेते हैं, और अर्पा नेट प्लस एनएसएफ नेट, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, इंटरनेट का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी आपसे से क्वेश्चन पूछे कि इंटरनेट किससे मिलके बना, तो एनएसएफ नेट और आपका अर्पनेट से मिलके बना है। राइट, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजें थे, आप लोग समझ में आ गई होंगी। ठीक, आगे बात करते हैं इंटरनेट की विशेषताओं के बारे में। तो इसको बताया गया कि ये वैश्विक नेटवर्क है, यानी ग्लोबल नेटवर्क है, पूरे दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। राइट, एक नेट की परिभाषा बहुत वायरल रहती है, जो हर जगह आपको पढ़ने को मिलती है और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछी जाती है, जिसे हम लोग सिंपल से बोलते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। आप लोग ये परिभाषा कई जगह पढ़े होंगे, एग्जाम में सीधे पूछते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। और अब बात आती है यहाँ पे नेटवर्क क्या होता है। यहाँ पे एक छोटा सा आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि आगे का नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से कंप्यूटर, अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। आप यदि एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से चैट कर रहे हो, तो वो भी आप एक नेटवर्क में बंधे हुए, मतलब दो मोबाइल आपस में कनेक्ट हैं। तो दो डिवाइसों को आपस में जोड़ना, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट आता है नेटवर्क का नेटवर्क। यहाँ पे आ गया कि आपका इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क का नेटवर्क होता है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर और सर्वर को जोड़ता है। पूरी दुनिया में सभी सर्वर को क्या करते हैं, जोड़ता है। सर्वर क्या होता है, पूरे ग्रुप होता है जिसमें सभी जानकारी संग्रहित रहती है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे, यह एक विशाल भंडार है जानकारी का। क्या है ये, एक विशाल भंडार है। इंटरनेट क्या है, आपका जानकारी का एक बहुत विशाल भंडार है। और किसी भी विषय पर जानकारी, रिसर्च, आर्टिकल, न्यूज और डेटा इंटरनेट पर यह उपलब्ध करवाता है, आसानी से उपलब्ध करवा देते हैं। कुछ भी आपको चाहिए होता है इंटरनेट पे, आप सर्च करते हो, इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, किसी भी चीज में जानकारी आप करते हो, तो क्लिक करिए, जो भी आपने वहां पे कीवर्ड डाला, उस कीवर्ड से संबंधित पूरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। इंटरनेट का काम होता है। अब इसमें देखते हैं कि संचार सुविधा देता है। क्या करता है, आपका संचार की सुविधा देता है, कम्युनिकेशन फैकल्टी देता है, कि आपको दुनिया में आप कहीं भी व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके पास इंटरनेट सुविधा है। तो यदि उसके पास नेट उसके पास है मोबाइल में, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका अपने देश का हो या फिर अन्य देश का हो, क्योंकि ये कनेक्टिविटी इंस्टा वगैरह से और भी कई माध्यमों से आपके सामने आज के समय आ चुकी है। ठीक, आगे बात करते हैं कि ईमेल वगैरह से ईमेल से चैट, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के द्वारा माध्यम से तुरंत हम आगे एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक, आगे बात आती है कि इसमें तेज और किफायती रहता है, मतलब ये स्पीड में काफी रहता है और ज्यादा महंगा भी नहीं रहता। आप भारत में देखो कि इंटरनेट कितना सस्ता है।
आप लोग आसानी से 1.5 GB 2 GB का रिचार्ज मतलब 250 300 350 के आसपास 300 350 से हो जाता है आपके एक मंथ का, जिसमें आप आसानी से इंटरनेट का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। 5G का भी आपका 2000 से आपके 20 के बाद आपको 5G का भी देख लो कितना सारा मिल रहा है, मौका मिल रहे हैं कि आपको यहाँ पे आज के समय 5G में अनलिमिटेड डाटा दिया जा रहा है, जो आपके यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट की विशेषताओं में भी समझते हैं कि मल्टीमीडिया क्या करता है, ये मल्टीमीडिया समर्थन करता है। इसमें मतलब यह डाटा को मल्टीमीडिया के रूप में सपोर्ट करता है और हमारे पास कोई भी जानकारी टेक्स्ट के रूप में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, इमेज के रूप में, एनिमेशन के रूप में प्रस्तुत करता है। लाइक जैसा कोई भी चीज है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हम कोई जानकारी लिख के भी लाए हैं तो मतलब आपको लिख के भी आप वो जानकारी पढ़ पा रहे हो, हम बोल भी रहे हैं, आप इसका वीडियो भी आपको दे सकते हैं, फोटो भी दिखा सकते हैं, एनिमेशन हो सकता है, सभी चीजें मतलब कि मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, किसी जानकारी को कई माध्यमों से प्रदर्शित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक, जो आपका टेक्स्ट में आता है, ऑडियो में आता है, वीडियो में आता है, ग्राफिक्स में आता है और एनिमेशन के द्वारा ये सभी डाटा आपका मल्टीमीडिया के अंदर एकत्र रहता है। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षा और इसमें आप देखते हैं शिक्षा ज्ञान का स्रोत भी है, एजुकेशन नॉलेज सोर्स भी आपका क्या है, ये आपका इंटरनेट हो जाता है। मतलब इसमें क्या रहता है कि आप देखते हैं कि आपका इंटरनेट में शिक्षा और ज्ञान भरपूर है, जितना आप ले पाओ उतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन कोर्स पढ़ते हो, लाइब्रेरी हो जाती है, वर्चुअल क्लास से आपके सामने उपलब्ध हो जाती है, सब इंटरनेट के फायदे हैं। इंटरनेट के फायदे ही इसके क्या कहलाते हैं, विशेषताएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे आपका मनोरंजन के लिए काफी सारे साधन मिलते हैं आपके पास, मूवी, गेम्स, गाने, सोशल नेटवर्किंग और भी सारे ओटीटी फॉर्म वगैरह, ऑनलाइन चैट करना, ये सभी चीजें आपके सामने मनोरंजन के लिए बहुत सारे माध्यम आपके सामने उपलब्ध हैं। ठीक, ई कॉमर्स में भी आप देखते हैं ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं, ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कनेक्टिविटी कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ये सभी सुविधाएं आपको इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध होती हैं। ये सब इंटरनेट की विशेषताओं के अंदर ही आपके पॉइंट रहेंगे। मतलब इंटरनेट का उपयोग यदि आपसे पूछे इनमें से इंटरनेट की विशेषताएं क्या होती हैं तो आप ऑप्शन को पढ़ के समझ पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। जैसे सरकारी सेवाओं में आप देखते हैं कि पासपोर्ट बनवाना, आधार कार्ड, टैक्स, स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह हो गया आपका, और अन्य ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो आप इंटरनेट के द्वारा करते हैं। ठीक, जैसे आपका आगे आते हैं कि 24 घंटे यानी सप्ताह के 7 दिन आपके 7 दिन उपलब्ध रहता है, आप किसी भी दिन आप इसको यूज कर सकते हो और ये हम आपके सामने 24 घंटों 7 दिन हमेशा कनेक्टिविटी बनाए रखता है, कभी बंद नहीं होता है। ठीक, इसके बाद आता है इंटरनेट का उपयोग दिन रात आप किसी भी समय पे कर सकते हो। ठीक, इंटर कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म भी होते हैं आपके सामने, जैसे आप लोग बात करने के लिए यूज करते हो और अपने डाटा को स्टोर करने के लिए करते हो, जैसे आपके सामने क्लाउड डाटा स्टोरेज आता है, जिसमें फाइल और डाटा को ऑनलाइन सुरक्षित किया जा सकता है। जिसमें एक अच्छा उदाहरण आपको यदि दिया जाए तो आप लोगों ने डिजी शक्ति का नाम सुना होगा जो भारत में चल रहा है, राइट। डिजी शक्ति का आपने नाम सुना होगा, इसका काम क्या होता है कि हमारे जितने भी जानकारी, जिसे डिजी लॉकर भी कहते हैं, डिजी शक्ति मिशन के द्वारा डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जिसमें अपनी जानकारियों को, अपने डाटा को, और अपने जो एजुकेशन वाले जितने भी फॉर्म के डाटा रहता है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन सभी को सुरक्षित करने का काम हम जिसके द्वारा करते हैं, सभी इसमें डिजी लॉकर के द्वारा भारत में कर सकते हैं। ऐसा आपको ईमेल भी देता है, ईमेल भी आपको 15% की आपको क्या देता है, क्लाउड सुविधा देता है, राइट। 15 GB, सॉरी 15 GB की आपको क्या देता है, क्लाउड सुविधा देता है, जिसमें आप अपना 15 GB डाटा आराम से फ्री रूप से स्टोर कर सकते हो। ईमेल में आएगा तो वहां पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग। तो इंटरनेट के उपयोग और इंटरनेट के लाभ एक ही बात है, जो कि हमने बताया। कहाँ कहाँ करते हो आप, संचार में करते हो, ईमेल, मैसेंजर, वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप इसको आसानी से कर पाते हो। ठीक, तो ये सभी आपके आते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखते हो, शिक्षा में देखते हैं, एजुकेशन में देखते हो, तो ऑनलाइन कोर्स में, ई लाइब्रेरी में, ई लर्निंग में आप इसका उपयोग कर पाते हैं इंटरनेट का। आगे आप बिजनेस में देखते हो, ई कॉमर्स में देखते हो, ऑनलाइन खरीदारी करना, फरोख्त करना, डिजिटल वगैरह से पेमेंट करना, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो, डिजिटल पेमेंट करते हो, सभी चीजों में उपयोग करते हैं। मनोरंजन में आप देखते हैं, एंटरटेनमेंट में आपको ऑनलाइन गेम्स खेलने, म्यूजिक में, मूवी में, सोशल मीडिया आदि अन्य कई सारी चीजों में आप इसका उपयोग करते हैं। ठीक, सूचना इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, समाचार आर्टिकल्स और ब्लॉग, रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ने के लिए करते हैं, असाइनमेंट वगैरह में रिसर्च पेपर पढ़ के हम बहुत अच्छा असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सरकारी सेवाएं आती है, जैसे ई गवर्नेंस आता है आपका, तो आधार, पासपोर्ट, टैक्स, रेल, बस टिकट वगैरह, एयरलाइन, हर जगह की टिकट आप ऑनलाइन आरक्षण ले सकते हो। ये आपके पास सुविधा इंटरनेट के द्वारा ही उपलब्ध की जाती है। ठीक, अब बात करते हैं इंटरनेट के फायदे क्या हैं। तो जो आपके उपयोग है वही फायदे हैं, जैसे आपको बताया, सूचना प्राप्त करना, संचार कम्युनिकेशन करना, शिक्षा में इसका यूज करना,
राइट। और व्यापार और रोजगार के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ये भी सभी क्या इंटरनेट के द्वारा ही भर पाते हैं। नहीं, अब पहले देखो डाक के द्वारा फॉर्म भरना पड़ता, वो डाक ही कहीं ले जा रहा, डाक के तो गीली हो गई तो खराब हो गया फॉर्म। ऐसे बहुत सारे चूहे कुतर डालते थे, आपके दीमक भी खा जाती थी, ऐसी समस्याएं होती। मैं डाटा सुरक्षित नहीं रहता, अब ऑनलाइन आप डाटा सुरक्षित कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती, आसानी से हमारा घर बैठे फॉर्म हम मोबाइल, लैपटॉप, अन्य कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। फिर कहीं कैफे वगैरह से जाके फॉर्म भरवा सकते हैं, जो आपके सीएससी सेंटर होते हैं। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं कि आप मनोरंजन में देखते हो। मनोरंजन में आप लोग पहले क्या होता था, काफी सारे मूवी वगैरह सेंटर होते थे जहाँ हम देखने जाते थे, थिएटर बोलते थे। अब आपको क्या है, घर बैठे आप मोबाइल से, लैपटॉप से आप देख सकते हो। बैंकिंग में, वित्तीय सेवाओं में आप यूज कर सकते हैं, सब ऑनलाइन ट्रेडिंग करना हो गया, शेयर मार्केट वगैरह हो गया, ये सब में यूज होता है। सरकारी सेवाएं होती है, आपका पासपोर्ट वगैरह, ये सभी आपका ऑनलाइन, आपका आरटी वगैरह में जो आपको नॉर्मल चालान वगैरह भरना हो गया, सब्सिडी वगैरह हो गया, ये सब चीजें आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक, ये सभी इंटरनेट के अंदर ही आते हैं। यानी आपके एडवांटेज ऑफ इंटरनेट से क्या क्या आपके फायदे होते हैं, तो वही चीजें हैं। तो आप देख, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन अर्निंग करना, ऑनलाइन लर्निंग करना, कम्युनिकेशन करना, मतलब बातचीत करना, शॉपिंग करना, ये सभी चीजें इंटरनेट के फायदे के अंदर ही आपके आएंगे। तो इन सभी चीजों को आपको पढ़ लेना है। अब इंटरनेट से नुकसान क्या होता है, तो किसी चीज के यदि फायदे हो रहे हैं तो उससे क्या होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आपको याद रखना है, यदि किसी चीज से फायदा हो रहा है तो उससे क्या होता है, नुकसान भी होता है। जैसे आपका इंटरनेट की लत लग जाती है, तो आज के समय काफी बच्चों को ऐसी लत लग चुकी है जिससे उनका नुकसान क्या होता है कि काफी लंबा समय उनका लॉस हो जाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं आती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो सोशल मीडिया से क्या होता है कि ऑनलाइन गेम्स वगैरह, वीडियो के प्लेटफॉर्म की लत लग जाती है, और पढ़ाई और काम प्रभावित होते हैं, यानी नुकसान होता है, हमारी स्टडी नहीं हो पाती है। यदि हम कुछ बच्चों को रील्स देखने की लत लग जाती है तो उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। आजकल बच्चों और युवाओं में यह समस्या हमेशा बढ़ती जा रही है कि उनका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की लत लगे, उनको पढ़ने नहीं, घर आते हैं जैसे बैग फेंका बस तुरंत मोबाइल में लग जाते हैं। घर में तो कोई बच्चा रो रहा है तो उसको मम्मी पापा तुरंत मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो उसकी आदत बनती जा रही है, उसको नुकसान करती है। ठीक, अब साइबर अपराध हो रहे हैं। आप लोग आज के समय देखो, इंटरनेट के माध्यम से काफी लोग प्राइवेसी के चक्कर में ध्यान नहीं देते, ट्रेंड आ जाता है किसी चीज का, ट्रेंड में चल पड़ते हैं। अब बाद में प्राइवेसी चली जाती है, बाद में उनका डाटा वगैरह कभी चोरी भी हो गया तो बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है, साइबर अपराध हो जाता है उनके साथ। और साइबर क्राइम की समस्या इसमें बहुत ज्यादा बड़ी, जैसे आपका हैकिंग हो जाता है। आपका हैकिंग भी क्या है, एक साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है, राइट। ये आपका हैकिंग भी हो गया आपका, जैसे आप यहाँ देखते हो फिशिंग हो गया, राइट। हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब चीजें क्या है आपकी, तो ये सभी चीजें हमारी किसमें आती हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आती हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान चोरी होना, आइडेंटिफाई यानी प्राइवेसी गैप होना। आजकल तो भाई प्राइवेसी की बात ही मत करें, क्योंकि आज आप देखते हैं इंस्टा वगैरह, फेसबुक वगैरह में प्राइवेसी की कोई रोल नहीं है। ट्रेंड है, चल रहा है, फॉलो चाहिए, फॉलोअर चाहिए, लाइक चाहिए, व्यूज चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, बस, और इससे कोई मतलब नहीं है। क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आप बैंकिंग में देखते हो, आपका धोखाधड़ी हो जाती है, किसी का डाटा चोरी, किसी के बैंक से किसी ने भेजा, भाई तुम्हें हमने 1 लाख रुपए का आपको आपने इनाम जीता है, अब आप इसको ये ओटीपी बताइए, बस ओटीपी बताया, काम खत्म। आपके हमने क्यूआर भेजा, देखिए तुरंत स्कैन करिए, अभी आप अपना पासवर्ड डालिए, आपके पास में पैसे आ जाएंगे, बस ऐसे में धड़ाधड़ पैसे गायब हो जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, ये सभी क्या हो रहे हैं, आपके बैंकिंग धोखाधड़ी, डेटा चोरी हो जाना, जिससे आप एटीएम वगैरह का डाटा चोरी कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, माइक्रोज कर लेते हैं डाटा, जिससे हमारा डाटा नुकसान होता है, रिकॉर्ड करके हमारी यूज कर लेते हैं, हमारा फायदा है, तो जितने भी हमारा नुकसान करवा देते हैं, और इससे हमें कोई विशेष फायदा नहीं हो पाता है। तो आज समय में बहुत सारे ऐसे तरीके चल रहे हैं, जैसे काफी अमिताभ बच्चन के नाम से आता है कि 25 लाख की आपने लॉटरी जीती है, कार जीती है, बाइक जीती है, लैपटॉप जीता है। बड़े बड़े लालच दिखा करके आप फिर ठग आसानी से आपका डाटा चुराते हैं, आपके ऑनलाइन जितना भी कलेक्ट कैश होता है, अपना पैसा होता है, ऑनलाइन आपका ट्रांजेक्शन करवा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये सब धोखाधड़ी हो रही थी, इन सभी चीजों में बचना भी बहुत जरूरी है। ये सभी इसके क्या है, इसके नुकसान है, जैसे गोपनीयता का हनन, प्राइवेसी का इशू रहता, हमेशा रहता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है कि जैसे आप लंबे समय तक यदि आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो आंखों में समस्या, नींद में कमी, सर दर्द हो जाता है, तनाव रहता है, शरीर गतिविधियां बिल्कुल बदल जाती है, सही गतिविधियां बिल्कुल बदल जाती है, कमी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, बीमारियां बहुत सारी ले लेती हैं, क्योंकि हम आलस हो जाते हैं, एक समय में दिमाग भी काम करना कम कर देता है। यदि मान लो, अभी आप लोग देखते होंगे, यदि मान लो आपको कोई कैलकुलेशन करना है, आप 4 + 8 करना, तो इसको आप आसानी से कर पाओगे, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं। लेकिन आप इससे कोई बड़ी संख्या आ गई तो आप तुरंत मोबाइल निकालना, कैलकुलेट करना शुरू कर देते, खुद से दिमाग ही नहीं लगाते हैं। मतलब जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं, इसको आप जोड़ ही नहीं सकते, तुम जोड़ने के लिए क्या करोगे, आप तुरंत मोबाइल निकालोगे, राइट।
ये सब चीजें हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं। कोई भी छोटा छोटा कैलकुलेशन हो तो हम कर लेते हैं, हम विश्वास ही नहीं कि हमने सही किया गलत किया। ये आज के समय ऐसी समस्याएं बहुत सारी देखने को मिली, सभी किसके का इंटरनेट के नुकसान के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, जैसे आपका वायरस में खतरा रहता है, आपके डिवाइस में क्या क्या रहता है, हमेशा वायरस का एक खतरा बना रहता है। आप लोग देखते हैं कि हमारे मोबाइलों में क्या लगता है कि कोई वायरस ना आ जाए, हमारे डाटा को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। कंप्यूटर मोबाइल में वायरस या हानिकारक सॉफ्टवेयर आने का खतरा हमेशा बना रहता है। डाटा नष्ट हो जाता है, चोरी हो सकता है, ये सारी समस्याएं हमेशा आती रहती हैं। जैसे हम बोलते हैं हैक करना, ये हैकिंग बोलते हैं ना, हैकिंग बोलते हैं, ये सभी चीजें आपको किसमें आती हैं? ये सभी चीजें कम वायरस खतरा, मेलवेयर वगैरह में आ जाती हैं। ये सभी इंटरनेट के नुकसान ही है, ये सभी साइबर क्राइम का पार्ट हो जाता है। निर्भरता, ओवर डिपेंडेंसी, हर काम इंटरनेट पर निर्भर हो जाने से आत्मनिर्भरता कम होती जा रही है। आप देखते हैं कि हर काम, जो भी काम हम करते हैं, सब इंटरनेट के भरोसे। कोई भी काम कंप्यूटर के भरोसे, कुछ भी करना कंप्यूटर को ही करना, हमें तो कुछ करना नहीं, बस हमें ऑर्डर देना। ऑर्डर देने के चक्कर में हम लोग काफी चीजें भूलते भी जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप नेटवर्क की समस्या, यदि इंटरनेट के बंद हो जाने के से कार्य करना रुक जाता तो हमारी बहुत सारी समस्या है। आपको यदि एक दिन फोन बंद हो जाए तो लगता है हमारा कितना सारा नुकसान हो गया, क्या क्या होगा, क्या होगा पता नहीं चलेगा। यदि एक दिन पूरे देश से लाइट, पूरे कहीं से भी एक दिन के लिए कोई समस्या, लाइट या कोई डिवाइस बंद हो जाए, उस दिन देखिए कितना नुकसान लोगों को होता है और कितना लोग परेशान हो जाएंगे। और आगे आने वाले समय यदि उनके पास मोबाइल एक मिनट के लिए भी नहीं रहेगा तो कितना परेशान हो जाएंगे। आजकल के बच्चे एग्जाम देने भी जाते हैं, वहां पे तो फोकस किसमें रहता है? मोबाइल पर रहता है, मैचों पर रहता है, राइट। तो आप देखते हैं कि आपका हमेशा सिक्योरिटी का नुकसान है, सिक्योरिटी आपको लीक होती रहती है। और आपके इसके डिसएडवांटेज मतलब हानियां ही है, जैसे आपका हमेशा आपके साथ स्पैमिंग होता है, आपका डाटा बिना बताए आपसे ले लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, प्राइवेसी का बिल्कुल हनन हो रहा है। ये सभी चीजें क्या है, इसके नुकसान ही है। ऑनलाइन गेमिंग से क्या करते हैं, अभी काफी सारे न्यूज आते हैं कि बच्चा 96 लाख 95 लाख करोड़ रुपए गेमिंग में समाप्त कर दिया। अभी हाल में एक न्यूज आई है कि 72 लाख रुपए एक व्यक्ति ने दारू पी ली, राइट। ये क्या है, मतलब लत ही लग जाती है, लत लग जाना ही क्या है, नुकसान का कारण है ऐसे। मतलब ये तो दारू पीने मतलब तो अलग हो गया है। ऐसी एक न्यूज आई थी, हमें याद नहीं आ रहा, उस न्यूज में क्या था कि एक व्यक्ति ने 94 लाख रुपए इस बच्चे ने ट्रांसफर कर दिए थे गेम के चक्कर में, मतलब ऑनलाइन गेमिंग में उसने इतने सारे नुकसान अपना कर लिए थे। समस्याएं सभी आती हैं, वैसे खतरा हमेशा लगा रहता है, ठीक। और भी बहुत जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह, ये सब चीजें बहुत सारी समस्याएं ही आ रही है, इसके नुकसान के ही है, ठीक। आगे आते हैं, इन्हें सुरक्षा में इससे बचा कैसे जाए, यदि नुकसान हो रहा है तो इससे बचने के लिए तो कोई ना कोई उपाय हमारे पास होंगे ही। तो इससे बच कैसे सकते हैं, तो देखिए इससे बचने के लिए सिंपल सा माध्यम है, जो आपका हैकिंग होती है, ठीक। हैकिंग का मतलब क्या होता है, फिशिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ी समझ लेते हैं पहले। देखो हैकिंग क्या होता है, अकाउंट या सिस्टम पर अवैध रूप से कब्जा करना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। और ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, आपसे मिलाने में आ जाते हैं, एक बताइए में से इनका मिलान कीजिए। और छोटी सी हैक, एक तो हैकिंग दे देगी, इसको डिक्लेरेशन दे देगा, तो आपको समझ के करना होता है। हैकिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंट या सिस्टम पर अवैध रूप से कब्जा करना हैकिंग कहलाता है, ठीक। और फिशिंग क्या होता है, तो नकली ईमेल या लिंक के द्वारा पासवर्ड, बैंक डिटेल चुराना, पासवर्ड या बैंक की डिटेल चुराना क्या कहलाता है आपका, ये सब क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। और हमेशा आपके साथ क्या हो रहा होता है, हैकिंग भी होती है, फिशिंग भी होता है, जिसमें आपका डाटा चोरी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, राइट। इन सब चीजों को सुरक्षित रहने के लिए मैं आगे बता रहे हैं कैसे क्या करना होता है। पहले आप इसको थोड़ी समझ लो, इसको शब्दावली है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे आपका वायरस और मेलवेयर क्या होता है, काफी बच्चों को वायरस क्या होता है, मेलवेयर क्या रहता है। तो कंप्यूटर मोबाइल को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, वायरस कहलाते हैं, मेलवेयर कहलाते हैं, ठीक। ऐसा आपका आता है स्पैम क्या होता है, स्पैम का मतलब होता है अनचाहा, स्पैम का मतलब बिना मतलब हमारे बिना मर्जी से आपके पास स्पैम ईमेल आते हैं, अनचाहे मैसेज आते हैं, अनचाहे बहुत सारी चीजें आते हैं, वीडियो लिंक आते हैं, व्हाट्सएप में आपके काफी सारे लिंक आते हैं, ये अनचाहे उन्हें बोलते हैं स्पैम। मतलब आपके बिना मर्जी के जो आप चीजें आपको भेजी जाती है वो क्या कहलाती है, स्पैम कहलाती हैं। और स्पैम ईमेल का हमेशा चर्चा में रहा है कि आपके ईमेल जब आप ओपन करते हो तो ईमेल में एक आता है स्पैम पॉइंट, भी एक आता है, उसमें टैग आप देखोगे तो जितने भी आपके अनचाहे मैसेज होते हैं वो चीजें भी आप उसमें देख सकते हो, राइट। तो स्पैम ईमेल होती है, अनचाहे मैसेज होते हैं, जो संदिग्ध संदेश जो हमें चाहिए नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, स्पैम बोलते हैं, मतलब हमारी बिना मर्जी वाले, राइट। अगले बोलते हैं डेटा चोरी होने का डर रहता है, यानी हमारा व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी होना क्या होता है। मतलब आप यहाँ पे देखो डेटा चोरी क्या कहलाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं डेटा थीप। एक शब्द आ रहा, डेटा थीप का मतलब क्या होता है, मतलब थीप इसका होता है चोर होता है, डेटा चोरी यानी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी का चोरी होना डेटा थीप कहलाता है। और एक शब्द बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया, सोशल इंजीनियरिंग। देखो सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है, हैकिंग पूछा जाता है, फिशिंग पूछा जाता है, स्पैम पूछा जाता है, और सोशल इंजीनियरिंग पूछा जाता है। 4 पॉइंट इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं।
एप्लीकेशन पर भी आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, देखो यूजर को धोखा देकर जानकारी हासिल करना सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। मतलब यूजर को बिना बताए उसको धोखा देकर, मतलब बिना बताए क्या, उसको धोखा ही दे देना, उसके धोखा देकर उसकी जानकारी को चोरी कर लेना सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। तो शब्दावली क्या है, सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, यूजर को धोखा देकर उसकी जानकारी को चोरी करना सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो सुरक्षा कैसे की जाए, तो आपको सुरक्षा करने के लिए क्या है, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, पासवर्ड में बड़े छोटे अक्षर, अंक, विशेष चिन्ह आदि का उपयोग करें। ये सभी क्या है आपके पास, ये हमेशा आपको जब भी कोई पासवर्ड बनाए तो वहां पे नीचे आता है डिक्लेरेशन कि आप पासवर्ड मजबूत बनाएं और पासवर्ड बड़े बड़े अक्षर, छोटे अक्षर और विशेष चिन्ह, नंबर वगैरह यूज करके ही बनाएं। ठीक, अगला आता है टू फैक्ट और ऑथेंटिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है, टू एफ ए का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज लॉगिन करें तो डबल वेरिफिकेशन हो, जिसे बोलते हैं डबल वेरिफिकेशन। यार ये आपको लॉगिन करने के समय आपके लिए बहुत ओटीपी या बायोमेट्रिक के द्वारा उपयोग करें कि जब भी आप लॉगिन करो, आज के इंस्टाग्राम में ऐसा हो गया कि आप जब लॉगिन करते हो डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो ओटीपी आएगा, जब आप ओटीपी डालोगे तब आप उसमें लॉगिन हो पाएगा। पासवर्ड पता है उससे कोई मतलब नहीं है। डबल वेरिफिकेशन का आप हमेशा यूज करें, कहीं भी आपको डबल वेरिफिकेशन यूज करें तो अपने बहुत जरूरी रहेगा। एंटीवायरस और फायरवॉल का इस्तेमाल करें, यानी अपने मोबाइल, सॉरी कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह जिसमें भी आपको चला रहे हो उसमें आप क्या करो, डिवाइसों में, सभी डिवाइसों में क्या करो, वायरस को खतरा जो बना रहता है उसके लिए हमें एंटीवायरस बहुत जरूरी होता है। एंटीवायरस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हैकिंग वगैरह में यह हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, आगे बात करते हैं सुरक्षित वेबसाइट। तो आप जब किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो ये पहचानने की कोशिश करो कि वह वेबसाइट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। यदि कोई वेबसाइट डुप्लीकेट होती है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे वायरस का खतरा और कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। ठीक, तो लेन देन मतलब हमेशा जब कहें सुरक्षित वेबसाइट पर ही करें। जैसे आपका एच टी टी पी एस का मतलब होता है आपका, इसका जो सिंपल सा मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो मतलब सिक्योर मतलब सुरक्षित, तो मतलब इससे जुड़ी हुई जितनी वेबसाइट है, जैसे आप लोग वहां पे देखते होंगे, ये होता है आपका एच टी टी पी। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हमेशा कुछ वेबसाइट जब पेमेंट करो तो वहां पे ये देख लो कि जब आपका जो यूआरएल होता है एच टी टी पी करके लिखा रहता है, इस प्रकार से ऐसे लिखे रहते हैं, तो वहां पे ये देख लो कि आपका वो वेबसाइट में एच टी पी एस लगा है कि नहीं लगा। कि यदि सुरक्षित है तो पेमेंट करो, मतलब ये सुरक्षित नहीं है तो पेमेंट करना आपके लिए खतरा हो सकता है। हमेशा खतरा नहीं हो सकता, कुछ लोग डुप्लीकेट वेबसाइट बना के ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। ठीक, आगे बात आती है बैंकिंग, शॉपिंग वगैरह में आप जब करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो ये देखो जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं तो वह जिस वेबसाइट में कुछ खरीदा है। आजकल ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास आता ही नहीं, हमने पेमेंट भी कर चुके होते हैं, तो उस समय समस्या से बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस वेबसाइट पर पेमेंट कर रहे हैं उसमें एस लगा, मतलब एच टी टी पी ऐसे नहीं, सिक्योर है कि नहीं है, इसका मतलब होता है सिक्योर प्रोटोकॉल। ठीक, जैसे आपका फिशिंग क्या हो, फिशिंग और आपको बताया फिशिंग ईमेल लिंक्स वगैरह में आपको सावधान रहें। कोई भी अज्ञात बिना मन के, जैसे आपको पता नहीं उस ईमेल के बारे में, तो उस लिंक पर कभी क्लिक ना करें, पर उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि हाँ ये सही है या गलत है, तब आप उस पर क्लिक करें। यदि ऐसे आप क्लिक करते हैं तो आपके डाटा या कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की जानकारी चोरी होने का डर रहता है। और क्या ऐसा भी हो जाता है कि एक ही पे भी आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और इससे आपका डाटा चोरी होना धीरे शुरू हो जाता है। ठीक, आगे आते हैं, इस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। हमेशा क्या करें, अपने मोबाइल या कंप्यूटर को आप सॉफ्टवेयर जो होता है आप उसका अपडेट रखा करें, अपडेट करते रहें समय समय पर। इससे जो भी सुरक्षा के नए नए आयाम होते हैं वो हमेशा आ जाते हैं। ठीक, जैसे आपका पब्लिक वाईफाई से बचें, कहीं भी आप जाओ तुरंत वाईफाई फ्री नेट के चक्कर में कनेक्ट मत करो, इससे आपका डाटा जाना लगता है। कुछ कनेक्ट हो रहा है तो मतलब यदि हम मान लो दो चीजें हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे ये तो ट्रांसफर तो होंगी ही, कुछ ना कुछ ट्रांसफर होएगा। तो वही सेम ऐसा भी होता है कि यदि हम कुछ चीज कनेक्ट करें, मान लो दो चार्जर हम जोड़ रहे हैं, तो चार्जर से मोबाइल में जोड़ रहे हैं तो कनेक्ट तो होगा ही, तो कुछ ना जाएगा ही, ऐसे इसमें भी होता है। यदि आप किसी वाईफाई से जोड़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंटरनेट आ रहा है, आप मोबाइल से भी कुछ जा रहा है, आपके कंप्यूटर से भी कुछ जा रहा है, ऐसा भी होता है। ठीक, सोशल मीडिया पर सतर्क रहें। हमेशा आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय आप लोग इसको देख पाते हैं कि
हमारी जो निजी जानकारी होती है, जैसे पता हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बैंक डिटेल हो गया, ये सब चीजें जल्दी लोग चोरी करने के धाक में रहते हैं, क्योंकि इनसे काफी चीजें हमारी आज की व्यवस्था अब तो करना काफी कठिन हो गया है, लेकिन आपको ब्लैकमेल करना, आपके बारे में जानकारी देकर आपको लुभाना, ये सब चीजें उनके सामने मतलब धोखाधड़ी के नए नए आयाम लाते रहते हैं, जिससे आपको इन सब चीजों को सुरक्षित रखना, मतलब सिक्योर रखना, अपनी प्राइवेसी को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। ठीक, यानी किसी के पास बिना मतलब के, बिना पूछे किसी के पास साझा ना करें। जैसे आपको बैकअप लेते रहें, महत्वपूर्ण क्या होता है, महत्वपूर्ण डेटा को क्लाउड या एक्सटर्नल ड्राइव पर सेव करें और बैकअप रखें, मतलब आपका कोई महत्वपूर्ण डाटा है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सभी महत्वपूर्ण डाटा होता है, रोल नंबर हो गए, ईमेल्स हो गए, ये सभी महत्वपूर्ण डाटा को आप क्या रखें, एक बैकअप बना के रखें, उनको स्टोर करके रखें। ठीक, आगे आते हैं, बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल हमेशा, इस तरह आपको मोबाइलों में पेरेंटल कंट्रोल होता है कि जो आपका बच्चा होगा वो कुछ वेबसाइट हो, कुछ एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा, हर चीज यूज नहीं कर पाएगा। इसका भी आप यूज कर सकते हैं, पर आज के समय इसका बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि इसका ज्यादा जानकारी भी नहीं होती, अवेयरनेस भी नहीं होती है। ठीक, अब आज बात करते हैं भारत में इंटरनेट का विकास, क्या करते हैं भारत में इंटरनेट का विकास। तो यह एक देखो टॉपिक अच्छा भी है, क्योंकि हमारे भारत में इंटरनेट का विकास कब से होना शुरू हो गया था, तो यह भी जानना हमारे लिए जरूरी पॉइंट है। तो भारत में इंटरनेट का विकास तो देखो 1995 से ही माना जाता है, 15 अगस्त 1995 से, लेकिन 1986 में एक ऐसी चीजें आती हैं जिससे इंटरनेट का शुरुआत काफी हो जाती है, इसे हम बोलते हैं इरा, क्या बोलते हैं, ERN, नेट, इंटरनेट, क्या बोलते हैं, इंटरनेट। तो सबसे पहले भारत में क्या होता है, प्रारंभिक समय में, यानी प्रारंभिक चरण में क्या होता है, सबसे पहले इंटरनेट सेवा एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के लिए, यानी इंटरनेट के लिए यूज की गई थी। भारत में एजुकेशन रिसर्च के लिए यूज की जा रही थी, और किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट का यूज नहीं हो रहा था। बाद में क्या होता है कि जब 15 अगस्त 1995 से 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट का यूज पूरे भारत वैश्विक स्तर पर किया जाए, मतलब वैश्विक नहीं, मतलब पूरे भारत में हर जगह कई क्षेत्रों में उपयोग होने लगा था। ठीक, तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के माध्यम से केवल शैक्षणिक और शोध संस्थानों में उपलब्ध कराई गई थी, और यह नेटवर्क भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और UNDP की मदद से शुरू की गई थी। यानी कहा जाए कि सबसे पहले इंटरनेट किसकी मदद से की गई थी, UNDP की मदद से की गई थी। और बाद में आता है 1995 का समय आता है, और इंटरनेट का व्यवसायिक शुभारंभ हो जाता है, मतलब व्यापारिक क्षेत्रों में, एजुकेशन के अलावा अन्य और कई क्षेत्रों में आपको यूज होने लगा था 1995 से, मतलब कब से, 15 अगस्त 1995 को BSNL, ये आपका BSNL है, और एक होता है आपका VSNL होता है, एक आपने सुना होगा BSNL, बस उसमें बी का मतलब हो जाता है भारत, क्या हो जाता है, भारत, और BSNL का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ऐसे हो जाता है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार यदि आप कहो तो भारत संचार निगम, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो BSNL। तो पहले आपको क्या होता, 15 अगस्त 1995 को BSNL की सहायता से आम जनता के लोगों, मतलब भारत के आम जनता लोगों तक सेवा, इंटरनेट की सेवा शुरू कर दी गई थी, और यह पहले ब्रॉडबैंड के द्वारा ही की जाती थी, इतना जाता। अब तब से आपके बाद में तो मोबाइल वगैरह के सारे विकसित हुए, पहले तो ज्यादा विकास भारत में नहीं था। शुरुआत में क्या होता है, इंटरनेट केवल कुछ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित था, ज्यादा जगह सीमित नहीं रहता था, और डायल अप कनेक्शन के जरिए चलता था। यानी कहा जाए सबसे पहले इंटरनेट कब चल शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। सबसे पहले इंटरनेट कब शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1995 को शुरू होता है, और किसकी सहायता से, तो BSNL की सहायता से, BSNL, वो BSNL होता है, ये BSNL होता है, ये आपको ये में कंफ्यूज मत होइएगा। तो किसकी सहायता से, BSNL की सहायता से की गई थी। और याद रहे, और इसमें क्या यूज किया गया था, डायल अप कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन होता है, भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो किस कनेक्शन के द्वारा, डायल अप कनेक्शन के द्वारा यूज करते हैं। डायल अप कनेक्शन के जरिए इंटरनेट चलता था, पहले हम लोग अब जो 1.5 GB रिचार्ज करवा लेते हैं उससे नहीं चलता था, पहले डायल करना पड़ता था, उसके द्वारा पे डायल अप कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट उपयोग किया जा रहा था। ठीक, आगे आते हैं कि 2000 का समय आता है, फिर क्या आता है, 2000 का समय आता है जिसमें आता है ब्रॉडबैंड। आप लोग जैसे आप लोग छोटा सा वाईफाई बॉक्स लगवा देते हैं लाइब्रेरी वगैरह में, आप देखते हैं उसके बाद सभी बच्चों से वाईफाई कनेक्ट कर लगते हैं, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ जाता है, इंटरनेट वगैरह, फिर आगे से बहुत सारी चीजें सुविधाएं आ जाती हैं, जैसे आप लोग यूज करते हैं कि 2000 के बाद ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई, जिसमें इंटरनेट की गति बहुत तेज हो जाती है, और ईमेल चैटिंग की शुरुआत, वेबसाइटों की लोकप्रियता बढ़ जाती है। ठीक, कब से बढ़ती है, 2000 के बाद भारत में बढ़ती है, और 2004 में मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत होती है। क्या होती है, 2004 में मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत होती है,
और मोबाइल कंपनियों ने जीपीआरएस और ईडीजीई तकनीक से मोबाइल इंटरनेट देना शुरू कर दिया था। और जिसमें आप लोगों को पता है कि जो 2010 में क्या होता है कि 3G 4G, उससे पहले बीएसएनएल आया था। क्या था, बीएसएनएल आ गया था और बीएसएनएल काफी सारी ईडीजी की और जीपीआरएस तकनीक के माध्यम से इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई थी। ठीक। और फिर बाद में क्या होता है, 2010 के आसपास से 3G और 4G का दौर आ गया और 3G सेवाओं के आने से वीडियो कॉलिंग और हाई स्पीड इंटरनेट संभव पाया। जब से आपका 3G आ गया ना, तब से आप इंटरनेट का उपयोग थोड़ी ठीक ठाक से कर पा रहे थे। अब जब से 4G आ गया, तब से आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अब तो 5G भी है, 6G भी आने वाला, 6G भी आने वाला ना। तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो ना, गौर कर रहे हो, जी यहाँ जैसे लिखा ना 5G। तो 5G मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है जनरेशन। क्या होता है, जनरेशन। मतलब ये किसकी जन 5वीं जनरेशन है इंटरनेट की। ठीक। तो यहाँ पे 4G 3G स्पीड में कम था, लेकिन काफी अच्छे थे। 2016 में क्या होता, 16 के बाद से क्या होता, रिलायंस जियो नाम का एक बहुत खतरनाक नेटवर्क आता है। अभी आप इसका नाम सुनते होंगे। रिलायंस जियो आता है और इसने सस्ता और 4G ने इंटरनेट देकर, पहले तो सस्ता देता है, पहले तो फ्री देता है, फिर सस्ता करता है। 4G अब छोटे छोटे मोबाइलों में देने लगा, कीपैड मोबाइलों में देने लगा। इंटरनेट की क्रांति ला दी। और इसके आने के बाद क्या होता है कि हर युवा, हर नागरिक, भारत के जितने भी लोग हैं, 90% 80% लोग इंटरनेट को समझने लगे थे। कुछ लोग यूज नहीं कर रहे थे, समझने जरूर लगे थे इंटरनेट क्या होता है। और काफी लोग इंटरनेट के रूप में मतलब रिलायंस की वजह से इंटरनेट से जुड़ पाए हैं। आप देखते होंगे अपनी पहली पीढ़ी मतलब मम्मी पापा लोगों से भी पहले के लोग हैं मोबाइल चला पा रहे हैं, लेकिन उनको पहले नहीं था। उन्होंने क्या किया, जियो के आने के बाद काफी चीज नेट सस्ता हुआ, यूज करना भी काफी आसान हो गया, क्योंकि आपका एप्लीकेशन मोबाइल एंड्रॉयड वगैरह भी आ गए 2007 के बाद। तो एंड्रॉयड वगैरह भी आ गए थे, जिसके वजह से यूज करना, मोबाइलों को खरीदना बहुत आसान हो गया था। ठीक। और इसके बाद क्या होता है, जब जियो आ जाता है 2016 के बाद, तो कई सारे उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ जाती है। और संख्या इतनी बढ़ जाती है कि आप लोग देख पाएंगे कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है। भारत क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग करने वाला एक देश है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इंटरनेट उपयोग कर रहा है, और जिसे पहुंचाने के तकनीक को कहा गया भारतनेट प्रोजेक्ट। भारत ने भी, इंडिया ने भी भारतनेट प्रोजेक्ट ने एक प्रोजेक्ट परियोजना चलाई, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हर नागरिक तक ये सुविधा पहुंचाई गई। और अपने उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में युवाओं को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनको स्मार्टफोन या एमए वगैरह फिर कोई बड़ी डिग्री कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको टैबलेट दिए जा रहे हैं। यानी इंटरनेट पहुंच बनाने के लिए, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, डिजिटल साक्षरता देने के लिए ये सभी प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक। डिजिटल इंडिया में देखा, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं आम हो गई हैं। अब आप देखते हो हर कहीं क्यूआर, जब से हमारा यूपीआई आया है, यूपीआई, तो यूपीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है, कमेंट में क्या होता है ये आपको बताइए कि यूपीआई का फुल फॉर्म। जब से आपका यूपीआई आया है, तब से आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूपीआई भारत की देन है, आप सभी को पता है। मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ता सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में है। सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता मोबाइल के कहाँ है, भारत में है। और डिजिटल पेमेंट आप जो देखें, डिजिटल पेमेंट यूपीआई, पेटीएम, फोन पे और ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तेजी से विकास होता है। जब आपका यहाँ पे इंटरनेट, जब भारत में देख रहे हैं सबसे ज्यादा अभी देखो, पहले चीन हुआ करता था, अब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ, भारत में है। तो सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता डिवा मोबाइलों के भारत में है। यदि उपयोग कर रहे हैं तो मंगाते हैं, क्योंकि भारत में क्या, थोड़ी सी डिस्काउंट दे दो, तुरंत सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ऑनलाइन में यही होता है, थोड़ी डिस्काउंट मिल रहा है, सामान जरूरत कभी नहीं होगा तो भी खरीद लेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करने की लत लग जाती है, तो शॉपिंग करना भी, ये सभी चीजें यूज कर रहे हैं। और भारत में अभी शिक्षा के यूज में बहुत सारे मोबाइल यूज किए जा रहे हैं, बच्चे बहुत सारे यूज करते हैं। कृषि क्षेत्र में इंटरनेट का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। मतलब भारत में हर क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। अब तो सेमीकंडक्टर भी अपने भारत में स्थापित हो गया, जो कि सेमीकंडक्टर जो पहले बाहर से लेना पड़ता था, वो भी अपने भारत में विकास हो रहा है, जो और भी नई गतियां प्रदान कर सकता है। ठीक। आगे आते हैं कि नेटवर्क है। देखो भी हम बता रहे नेटवर्क क्या होता है, कि आपका अगला टॉपिक आता है नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क आपका होता है, अभी बताया था, यहाँ पे लिख देते हैं छोटे से। आप इसको देखिएगा कि नेटवर्क क्या होता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को
क्या कंप्यूटर डिवाइस को आपस में जोड़ना आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है, राइट। या दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को या कंप्यूटर डिवाइसों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, राइट। क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं कि नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं। तो आपको नेटवर्क के प्रकार की दूरी के हिसाब से काफी सारे बांटे गए हैं, ठीक। जैसे आपका होता है लैन होता है, मैन होता है, आपने काफी सारे सुने होंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा। ये लाइन तो आपके सामने दिख रहा है, लैन। एक होता है आपका मैन, एक होता है वैन, एक होता है पैन, एक होता है वैन, एक होता है हैम, एक होता है कैन, एक होता है सैन। क्या होता है, सैन। ये के साथ मतलब क्या है, नेटवर्क ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या रहते हैं हमारे, सबसे महत्वपूर्ण आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम किसका यूज करते हैं ज्यादातर। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी हम यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा सुनते हैं नाम लैन, ये होता, राइट। लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना जरूरी होता है एग्जाम के लिए, तो हम नॉर्मल है। हम पहले इनको शुरू करते हैं, सभी चीजें समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमारा आता है लैन। तो लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल यानी स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क है। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क है, ठीक। स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क। लैन एक छोटा नेटवर्क है जो किसी जो सीमित है, जो सीमित भौगोलिक, जो सीमित भौगोलिक, राइट, जो क्या करता है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, स्कूल, ऑफिस में काम करता है। मतलब लाइन क्या होता है, सीमित क्षेत्र में। इसका सीमित क्या होता है, लगभग दूरी रहती है इसकी 1 से 10 किलोमीटर। जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, 1 से 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर फैले होता है कॉलेज। तो ये सब क्या होते हैं, आपके कैंपस जो होता है वहां पे यूज किया जाता है, राइट, लाइन, ठीक। और भी बहुत सारे आते हैं, मतलब कम जगह पर यूज करने वाला नेटवर्क होता है, ज्यादा लंबी दूरी पर यूज नहीं किया जाता। लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब उसकी उच्च ट्रांसफर स्पीड होती है, मतलब हाई स्पीड में ये इंटरनेट ट्रांसफर करता है, ठीक। अब इसमें आता है, अब इसका यूज कहाँ होता है, जैसे देखते हैं आप लोग, प्रिंटिंग करने में, फाइल को इंटरनेट पे डाउनलोड करने में या फाइल भेजने में यूज किया जाता है। अब इसमें उपकरण की बात आती है, कंप्यूटर, स्विच, राउटर, केबल। क्या क्या लगता है इसमें, केबल, जिसमें इथरनेट बोलते हैं आप लोग। इथरनेट आप जानते हो, नीचे नीचे लगाया जाता है कंप्यूटर में, जो फ्लेक्सिबल रहता है, आराम से, मतलब उसमें डाटा बहुत स्पीड के साथ ट्रांसफर होता है, इसे इंटरनेट बोलते हैं, ठीक। आगे बात आती है कि इसका यूज कहाँ होता है, तो ऑफिसों में यूज होता है, ऑफिस कंप्यूटर नेटवर्क में, स्कूल लैब नेटवर्क में यूज किया जाता है, ठीक। आगे आते हैं, मैन पढ़ते हैं, मैन। तो मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब शहरी क्षेत्र का नेटवर्क। क्या होता है, शहरी क्षेत्र का नेटवर्क, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मैन क्या है, शहर का नगर क्षेत्र कुछ में फैला होता है, मतलब क्या करता है ये, शहर को शहर से जोड़ता है, शहर को शहर से जोड़ता है, शहर शहर से जोड़ता है कौन, मैन जोड़ता है। कौन जोड़ता है, आपका मैन जोड़ता है। शहर शहर को जोड़ने का काम कौन करता है, मैन करता है। और इसकी विशेषताएं होंगी, तो लैन और वैन के बीच का मतलब आकार क्या होता है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, माध्यम होता है, छोटा होता है, बीच में आता है। तो क्या करता है, दो शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, दो शहरों को आपस में जोड़ने का मैन करता है। और इसके क्या होती है, हाई स्पीड नेटवर्क होता है, नेटवर्क काफी अच्छे से ट्रांसफर करते हैं। इसमें भी राउटर, स्विच, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, बड़े बड़े केबल बिछाए जाते हैं, आपके शहरों में देखते होंगे, तो उसका यूज किया जाता है, ठीक। और इसका जो सटी इंटरनेट नेटवर्क करना, और नगर पालिकाओं में क्या करता है, नगर पालिकाओं में का नेटवर्क होता है, कई सारी नगर पालिकाएं होती हैं, इनको आपस में जोड़ता है, ठीक। ये सभी मतलब एक शहर की दूसरे शहर की नगर पालिका जोड़ना कहते हैं इसको। नगर पालिकाओं का नेटवर्क किसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नगर पालिका का नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मैन को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ ले, नगर पालिकाओं का नेटवर्क किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मैन को कहते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन, सॉरी मैन कहा जाएगा, मैन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया, सही है, ठीक। अगला आता है आपका वैन। तो वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब व्यापक। वाइड का मतलब क्या होता है, व्यापक। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्र, नेटवर्क मतलब नेटवर्क बता चुके आपको। तो पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ नेटवर्क, यानी बड़े भागों पर भौगोलिक क्षेत्र में फैला नेटवर्क है, जो एक या एक से अधिक लाइंस को जोड़ता है, राइट। इसे कहा जाता है देश, एक देश से दूसरे देश को जोड़ना, देश पूरे मतलब पूरे विश्व को जोड़ना, एक तरह से वो कह सकते हो
पूरे विश्व में फैला नेटवर्क, पूरे विश्व को जोड़ता है, पूरे विश्व को आपस में जोड़ता है। राइट, पूरे विश्व को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है आपका? तो यह जोड़ता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। राइट, आगे बात करते हैं विशेषताएं में इसकी समझते हैं। जैसे आपकी लंबी दूरी देश महाद्वीपीय तक रहती है, धीमी स्पीड रहती है, लाइन थोड़ी, क्योंकि स्पीड कम दूरी रहेगा तो कुछ समस्याएं तो आती रहती है, स्पीड कम रहेगी। और इंटरनेट वैन का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंटरनेट क्या है, इसकी यदि बात करें कि इसका उदाहरण क्या है, इसके एग्जाम्पल यदि बात करें, एग्जाम्पल तो आप देखेंगे इंटरनेट। लैंड का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, और सॉरी वैन का सबसे उदाहरण क्या है आपका? इंटरनेट। ठीक, इसमें राउटर भी लगता है, मॉडेम उपग्रह लगते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल लगती है, सबसे ज्यादा यूज कर देखी जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल। क्या यूज करते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल। लैंड के लिए यूज करते हैं इथरनेट, वैन के लिए यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। राइट, केबल यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल तो यूज करते हैं, शहरों शहरों को जोड़ना है तो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क में कर सकते हैं। ठीक, इसकी विशेषता में आते हैं कि इंटरनेट के उपयोग बढ़ाने में, बैंकिंग नेटवर्क को बढ़ाने में, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आपस में कनेक्ट करने में। देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भी एप्पल की भी कंपनी खुल रही है, एप्पल की भी कंपनी खुल रही है आईफोन वाली, तो उसको क्या करेंगे? नेटवर्क होगा, उनका मेन ऑफिस होगा, उस ऑफिस से कनेक्ट रहेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां किससे कनेक्ट रहेंगी? वैन के द्वारा। किससे रहेंगी? वैन के माध्यम से ही कनेक्ट रहेंगी। ठीक, आगे बात करते हैं, आपका अगला आता है पैन। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक, पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, और यह व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क इसे कहा जाता है। इससे सिर्फ आपका फुल फॉर्म पूछता है तो गहरा गैस पूछ सकता है, इसलिए लिखवा देना कि मिलाने में आ जाता है। पैन जो होता है व्यक्तिगत उपकरणों को जोड़ने वाला एक छोटा नेटवर्क है। क्या है? छोटा। पर्सनल मतलब क्या होता है? छोटा, व्यक्तिगत हो गया। विशेषता का दूरी बहुत कम होती है, जैसे कुछ मीटर होती है, जैसे 1 से लेकर के 10 मीटर तक। 1 से लेकर 10 मीटर मतलब एक कमरे तक ही रहती है, सीमित कह सकते हैं ना, एक कमरे तक रहती है, एक हॉल तक रहती है, बस हो गया। जैसे हम लोग ब्लूटूथ, ब्लूटूथ हो गया और हॉटस्पॉट हो गया। ये क्या करता है कि कमरे से बाहर कुछ दूरी से चला गया तो बस खत्म, कनेक्ट ही नहीं होगा। ठीक, और इसमें वायरलेस या वायर्ड रहता है। क्या होता है? इथरनेट से भी कनेक्ट किया जाता है, लेकिन वायर्ड भी रहता है, वायरलेस भी रहता है। तो वायर्ड यदि रहेगा तो वायर्ड रहेगा थोड़ी लंबा दूरी तक चला जाएगा, लेकिन वायरलेस रहेगा तो कुछ दूरी तक चल पाएगा। राइट, तो ज्यादातर इसमें क्या रहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क रहता है, क्या रहता है? ये सिर्फ रहता है वायर ज्यादा रहता है। जैसे आप लोग एयरफोन लगाते हो कान में, तो क्या होता है? पर्सनल नेटवर्क है, मतलब तो कनेक्ट कर रहा है ना, आपके आवाज का कानों तक पहुंचा रहा है। ठीक, उदाहरण जैसे देखें, मोबाइल और लैपटॉप ब्लूटूथ कनेक्शन, वायरलेस हेडफोन और स्मार्टफोन, ये सभी क्या है? हेडफोन वगैरह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के द्वारा क्या होते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, आपको आवाज सुनाई देती है। राइट, आप बात कर पाते हो आसानी से। ठीक, तो आगे ये पैन होता मतलब पर्सनल नेटवर्क होता है। ठीक, आगे समझते हैं कैन, मतलब इसका क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या होता है? कैंपस। तो कैंपस का मतलब समझते हैं, हमारा जो कॉलेज कैंपस हो गया, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, बड़े बड़े कैंपस होता है। तो कैन एक नेटवर्क है, कैन एक नेटवर्क है जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या व्यवसायिक परिसर में फैला हुआ होता है। मतलब बिजनेस एरिया जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं उनमें फैला हुआ होता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में फैला होता है। इसकी विशेषता है कि कई लैन को जोड़ता है। क्या करता है? कई लैन को जोड़ता है। कैन क्या करता है? मान लो आप एक ऑफिस कैन में आप कैंपस देखो कि एक ऑफिस यहाँ पर है, तो एक ऑफिस यहाँ पर है, ऐसे ऑफिस बने रहते हैं। तो सभी किससे जुड़े होते हैं? सभी लैन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? लैन से जुड़े होते हैं। राइट, सभी लैन से जुड़े होते हैं। राइट, लैन से जुड़े हैं। अब लैन से जुड़े इन सभी को जोड़ने का काम कौन करता है? करता है कैन, कैंपर। ठीक, कैन करता है, मतलब सभी क्या होता है? लाइन को आपस में जोड़ता है। इस लाइन की लाइन हो गई, इसकी लाइन को आपस में जोड़ा होता है। ठीक, उपकरण की बात करते हैं कि राउटर, स्विच, फाइबर केबल वगैरह सब इसमें, तो मतलब राउटर, फाइबर केबल, राउटर तो लगेगा ना। तो आपको राउटर क्या होता है? ऐसा बॉक्स बना देते हैं, ऐसा बॉक्स, इसमें ऐसे 3 निकले रहते हैं, बस इसके पॉइंट जोड़ देते हैं, एक इंटरनेट जोड़ दी जाती है, राउटर होता है, कहलाता है। ठीक, और इसका यूनिवर्सिटी नेटवर्क कहलाते हैं और कॉर्पोरेट कैंपस नेटवर्क कहलाते हैं, स्कूल कैंपस बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं स्कूल कैंपस ही बोल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक, स्कूल कैंपस इसको बोला जा सकता है। आगे बात करते हैं सैन की। तो सैन देखो कभी बहुत जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसको समझ लेते हैं। सैन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एरिया नेटवर्क। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एरिया नेटवर्क है। स्ट्रॉन्ग सॉरी स्टोरेज होता है, सॉरी क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, मतलब ये डाटा क्या करता है? स्टोरेज करने का काम करता है। तो यह विशेष नेटवर्क है जो डेटा को स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर और सर्वर से जोड़ता है। ठीक, जैसे आपको उच्च गति से डाटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा बैकअप और स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है सैन। क्या किया जाता है? सैन यूज किया जाता है। इसमें स्टोरेज डिस्क यूज होती है, फाइबर चैनल यूज होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज होता है। ठीक, इसमें डेटा को सेंट्रल स्टोरेज में यूज किया जाता है और क्लाउड स्टोरेज नेटवर्क में यूज किया जाता है। राइट, आप लोग देखते होंगे हम ऑनलाइन डाटा भेज देते हैं तो जाके स्टोर हो जाता है, सब लोग ईमेल वगैरह हमारा भेजते हैं,
तो हमने मोबाइल से भेजते हैं, कहीं और एप्लीकेशन एक्सेस करके रिमोट के द्वारा भेज रहे हैं तो भी वहाँ डाटा पे स्टोर हो जाता है। आगे समझते हैं हम इंटर शब्दावली। कुछ शब्दावली आ जाती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी रहती है, तो कुछ शब्दावली को हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे आते हैं। ठीक, इंटर शब्दावली में हम देखते हैं यहाँ पर कि इंटरनेट क्या होता है। राइट, नेटवर्क का नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्कों का कर लो यहाँ पे तो ज्यादा सही रहेगा। नेटवर्कों का नेटवर्क जो पूरी दुनिया को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क जो पूरी दुनिया को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे इंटरनेट कहा जाता है। ठीक, नेटवर्कों का नेटवर्क जो पूरी दुनिया को जोड़ता है उसे इंटरनेट कहते हैं। डब्ल्यू क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वेब पेजों और वेबसाइटों का संग्रह है। आपसे कोई कहे डब्ल्यू क्या है तो आप बता पाएंगे, वेब पेज या वेबसाइटों का संग्रह क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। वेबसाइट क्या होती है, तो इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों का समूह क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों का समूह वेबसाइट कहलाता है। और वेब पेज क्या होता है, तो वेबसाइट का एक पेज, जो हमारी वेबसाइट होती है, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट बोलते हैं, वेबसाइट का एक पेज क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। ठीक, उसमें पहला पेज होम पेज कहलाता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का पता क्या होता है, किसी वेबसाइट का या वेब पेज का पता क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स यानी यूआरएल कहलाता है। किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल कहलाता है। ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर ब्राउजर कहलाता है। ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ब्राउजर कहलाता है। जैसे आपको नाम सुनते हैं, क्रोम ब्राउजर हो गया, मोजा हो गया, और आपका फायरफॉक्स हो गया, बहुत सारे आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो गया, मोजाइक हो गया, इस बहुत सारे आ जाते हैं। गूगल एड आ गया, ये सभी चीजें हैं। ठीक, फिर आता है सर्च इंजन क्या होता है, तो जानकारी खोजने का साधन, जहां पर जानकारी हम खोजते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं। आपका गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। ठीक, ये सभी क्या है, आपके सर्च इंजन होते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। ईमेल क्या होता है, तो मेल अभी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल, अभी इसको पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसके जनक कहलाते हैं रो टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, सॉरी रे टॉमलिंसन है, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने जो ना एट द रेट सिंबल का यूज 1971 ईस्वी में सबसे पहले किया था। ठीक, ईमेल का आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी संदेश भेजने की ऑनलाइन सुविधा को क्या बोलते हैं हम लोग, ईमेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑनलाइन मैसेज भेजने की सुविधा को हम क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। एफटीपी क्या होता है, ये बताया था अभी आगे आपको, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने की तकनीक को प्रोटोकॉल बोला जाता है। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने की तकनीक को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक, आईपी एड्रेस क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलता है। इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस की पहचान संख्या होती है, क्या होती है, इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस की पहचान संख्या आईपी एड्रेस कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटरनेट से जुड़े हर, इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस की पहचान संख्या आईपी एड्रेस कहलाती है। राइट, आगे बात आती है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है। डोमेन नेम क्या होता है आपका, तो वेबसाइट का नाम होता है, याद रहे। और एक एक्सटेंशन कोड भी आता है, तो वेबसाइट किस प्रकार, उसका नाम जो होता है, फाइल का नाम मतलब किस प्रकार का है। ठीक, तो डोमेन नेम क्या होता है आपका, तो वेबसाइट का नाम होता है। जैसे www.google.com, ये क्या है, इसका एक डोमेन होगा, मतलब फाइल का पता हो जाता है। होस्टिंग क्या होता है, तो होस्टिंग वेबसाइट को इंटरनेट पर स्टोर करने की सेवा। होस्ट मतलब जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो उसमें भी होस्ट होता है ना, जो मतलब सबको होस्टिंग करता है, सबको बुलाता है, ये सब चीजें होती हैं, स्वागत करते हैं। तो होस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेबसाइट को इंटरनेट पर स्टोर करने की सेवा को क्या बोलते हैं, होस्टिंग कहलाते बोलते हैं। ठीक, सर्वर क्या होता है, तो कंप्यूटर या डिवाइस, कंप्यूटर या डिवाइस जो नेटवर्क पर डाटा और सेवाएं उपलब्ध कराती है या कराता है उसे सर्वर बोलते हैं। कंप्यूटर या डिवाइस जो नेटवर्क पर डाटा को उपलब्ध करवाते हैं सर्वर बोलते हैं। कभी कभी आप बैंक में जाते हो तो आप देखते सुनते हैं कि सर्वर चला गया, मतलब जो हमारा मेन वहां से कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है उसने वहां पर जानकारी उपलब्ध करवानी बंद कर दी है, इसलिए वहां पर सर्वर चला गया, मतलब कुछ ऑन नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, उसे बोलते हैं सर्वर चला जाना। कंप्यूटर डिवाइस को नेटवर्क पर डाटा या सेवाएं उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एक शब्द आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या आता है आपका,
क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इंटरनेट पर डेटा और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इंटरनेट पर डाटा और सेवाओं का उपयोग करना, अभी एप्लीकेशन का उपयोग करना क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। अपलोड अपलोड क्या होता है? तो अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डेटा भेजना अपलोड करना कहलाता है। मतलब हम क्या करते हैं कि अपने फोटो वगैरह जैसे हम मोबाइल पर अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह में अपलोड करते हैं, तो हमने जैसे वीडियो बनाया है उसको अपलोड करेंगे, तो क्या हो गया आपका कि हम अपनी जानकारी को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं, उसे बोलते हैं अपलोड करना। ठीक। डाउनलोड करना इसका जस्ट अपोजिट होता है, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर या मोबाइल में डाटा को लाना, या क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। ठीक। सोशल नेटवर्क क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? देखो, लोगों को ऑनलाइन जोड़ने का प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। लोगों को ऑनलाइन जोड़ने का प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। चैटिंग क्या होता है? तो इंटरनेट पर बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट पर बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। ठीक। अगला आता है BOIP। क्या होता है आपका? BOIP होता है, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर कॉल करने की सुविधा को क्या बोलते हैं? BOI बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन याद रखना, नोट याद कर लीजिएगा जो यूपी TPSC वाले हैं। BOIP यानी आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर कॉल करने की सुविधा को क्या बोलते हैं? इंटरनेट पर कॉल करने की सुविधा को क्या बोलते हैं हम लोग? BOIP बोलते हैं। जैसे आपको व्हाट्सएप पर कॉल करना, राइट। ठीक। आगे अगला आता है आपके यहाँ पे बीपीएन। मैंने बीपीएन क्या होता है? वर्चुअल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल बीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट। तो एक अभी बताया था ना वैन, वैन अभी यहाँ पे नहीं बताया हमने, यहाँ पे देखे होंगे। वैन का मतलब होता है वाइड वर्चुअल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक। तो बीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी सुरक्षित सुरक्षित और निजी इंटरनेट कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीपीएन बोलते हैं। यानी सुरक्षित और प्राइवेट इंटरनेट सुविधा को हम क्या बोलते हैं? बीपीएन बोलते हैं। ठीक। स्पैम क्या होता है? अभी बताया थे, अनचाहे ईमेल या मैसेज हमारे क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं, यानी हमारे बिना मर्जी वाले मैसेज स्पैम कहलाते हैं। मेल फिशिंग क्या होता है आपका? तो फिशिंग में भी बताए थे आपको कि नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए धोखाधड़ी करना फिशिंग कहलाता है। नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए धोखाधड़ी करना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। मेलवेयर क्या होता है? तो हानिकारक सॉफ्टवेयर जो डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है उसे हम मेलवेयर कहते हैं। हानिकारक सॉफ्टवेयर जो डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेलवेयर कहते हैं। ठीक। आ गया तो फायरवॉल क्या होता है? नेटवर्क और डिवाइस को अनधिकृत एक्सेस से बचाने की सुविधा को हम क्या बोलते हैं? फायरवॉल बोलते हैं। नेटवर्क और डिवाइस को अनधिकृत एक्सेस से बचाने की सुविधा को हम क्या बोलते हैं? फायरवॉल बोलते हैं। मतलब हमारा फायरवॉल एक आग की दीवार, मतलब हमारे पास कुछ नई गलत चीजें न आ पाए, या फिर हम गलत वेबसाइटों पर ना जा पाए, या फिर हम गलत कोई लिंक पर ना क्लिक करें, उससे बचाने की जो तकनीक होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसे बोलते हैं फायरवॉल बोलते हैं। कुकीज क्या होते हैं? आपने कई बार सुना होगा आपने, कुकीज आपको मिलता है जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, तो वहां पे आपके द्वारा उपयोगकर्ता के द्वारा ब्राउजर में संग्रहित डेटा को कुकीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के ब्राउजर में संग्रहित डेटा को देखना कुकीज कहलाता है। संग्रहित करना ही क्या कहलाता है? कुकीज कहलाता है। ठीक। उसमें संक्षिप्त जानकारी होती है। ठीक। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन की। ठीक। अब हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन की। जो अभी आपको डायलअप कनेक्शन की बात कर रहे थे, डायलअप कनेक्शन क्या होता है? यह इंटरनेट का सबसे पुराना प्रकार है। इसी के माध्यम से आपको बीएसएनएल ने क्या किया था? भारत में इंटरनेट शुरू किया था। किसके माध्यम से? डायलअप कनेक्शन के माध्यम से। ठीक। ये फोन लाइन के माध्यम से कनेक्शन होता था, और गति धीमी और केवल बेसिक ब्राउजिंग, ईमेल के लिए उपयुक्त था। मतलब हर चीज इसमें उपयोग नहीं कर सकते थे, ये कुछ बेसिक चीजों के लिए उपयोग किया जाता था, और ये मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया जाता था। ठीक। जैसे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से मोबाइल के द्वारा, यहाँ से कंप्यूटर को मोबाइल द्वारा ही कनेक्ट किया जा रहा है। बस बातचीत करने के लिए आप घर बैठे बैठे बातचीत करते थे, वो सभी कनेक्शन ही होते थे, नेटवर्क कनेक्शन ही होते हैं। ठीक। आगे आते हैं, यहाँ पे आता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है कि डीएसएल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए उच्च गति वाला इंटरनेट होता है। यानी फाइबर ऑप्टिक यदि यूज करा तो स्पीड तो ज्यादा होगी, तो फाइबर ऑप्टिक के जरिए आप राउटर लगा देते हैं बीच में, और राउटर लगा के सभी जगह आप डिवाइस से देख पा रहे हैं कनेक्ट हो रही हैं, और सभी एक साथ कई सारी डिवाइस कनेक्ट हो रही है, आपका मोबाइल भी कनेक्ट हो रहा है, और काफी अच्छे से काम भी फ्री में नेट चलता है। ठीक।
लगातार इंटरनेट उपलब्ध करवाता रहता है। मतलब ब्रॉडबैंड सुविधा क्या होती है, जैसे आप लोग लाइब्रेरी वगैरह जाते होंगे तो आप देखते होंगे छोटा सा राउटर लगा रहता है, उससे ब्रॉडबैंड कनेक्शन के द्वारा सभी को वाईफाई सुविधा मिलती रहती है, ठीक। या फिर आप तार जोड़ के भी कर सकते हो। लगातार इंटरनेट उपलब्ध करवाना वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और बड़े बड़े डेटा डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे आता है आपका यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन में आता है कि मोबाइल इंटरनेट क्या आता है, मोबाइल इंटरनेट। तो मोबाइल इंटरनेट आपको 2G 3G 4G 5G पर आधारित होता है। मतलब मोबाइल में जो नेटवर्क आता है उसी बेस, जैसे आप 5G वाला रिचार्ज करो तो 5G नेट चलेगा, 4G वाला करो तो 4G चलेगा। तो इंटरनेट मोबाइल पर हॉटस्पॉट के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप लोग मोबाइल में डाटा उसको हॉटस्पॉट में ऑन करके वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट करवा सकते हो ना, और कहीं भी उपयोग करने के लिए सुविधाजनक होता है। मतलब आपको वाईफाई जो आपको मोबाइल में चार्ज है, आप उसको कंप्यूटर में लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो, अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल को भी कनेक्ट करवा सकते हो, प्रिंटर में भी कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। ये सभी चीजों में उपयोग किया जाता है, ठीक। जैसे आप देख पाएंगे आपके ये डाटा है, यहाँ से आपके टावर लगे रहते हैं, टावर में नेटवर्क आ रहा है तो आप वहां से आप ये टावर टावर में आपका टावर जो लगे रहते हैं बड़े बड़े से, तो वहाँ पे नेटवर्क आ रहा है तो आपके मोबाइल से वहां से नेटवर्क आपके मोबाइल में आ रहा है, नेट अच्छा चलेगा। नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क इंटरनेट नहीं चलता है। आप देखते हैं कि कम नेटवर्क आ रहा होता है यहाँ पे, ऐसे बड़े होते हैं ना, ऐसे बनती है। यदि कम आ रहा है तो आपको नेटवर्क नहीं चलते, ज्यादा आ रहा है नेटवर्क चलेगा, अच्छे से इंटरनेट भी चलता है, ठीक। आगे बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध करवाना कई क्षेत्रों में, क्योंकि हर जगह बड़े बड़े टावर लगाना संभव नहीं होता है, वहां पर सैटेलाइट के माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयोग की जाती है। लेकिन गति तो धीमी होती है, लागत अधिक होती है, लेकिन उपयोग करने के लिए सरकार इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, ठीक। जैसे आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट हो गए, और सैटेलाइट के द्वारा यहाँ डाटा आपका डिश चैनलों के माध्यम से सैटेलाइट फोन के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्ट करवाया जाए। सिल्वर फोन जो आपके पास जेब में फोन होता है, सेल फोन होते हैं, उनके माध्यम से आप डायरेक्ट कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक। आगे आता है वाईफाई। मतलब इसका वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है वायरलेस फिडेलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई। फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। और वायरलेस नेटवर्क जो राउटर के जरिए डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है और घर, कार्यालय और पब्लिक जगहों पर इस्तेमाल करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। ये आपका राउटर एक लग जाता है और यहाँ से वाईफाई आपका शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग लाइब्रेरी में बताया था, लाइब्रेरी में ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पर देख सकते हो कि कैसे आपका नेटवर्क आसानी से कनेक्ट हो जाता है। डिवाइस से भी हो जाएगा, आपके टैबलेट से भी हो जाएगा, आपके प्रिंटर से भी हो जाएगा, मोबाइल से भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें वाईफाई की सुविधा होती है। ये आपके वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन था, और इसको आपको फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है, याद रहे आपको, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक। आगे बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन। तो ये भी आपका फाइबर केबल के द्वारा आपका यूज किया जाता है। जैसे आपको फाइबर केबल जो आपको नॉर्मल आप देखे होंगे, थोड़ी मुलायम केबल रहती है, लेकिन अंदर से कांच जैसे रेस के द्वारा डाटा निकलता है, मतलब लाइट के द्वारा डाटा जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है सबसे तेज होती है, जिसमें आपके काफी तेजी से और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन है। और इसमें आप देखते हो कि इसके माध्यम से जो डाटा ट्रांसमिट करने की स्पीड होती है काफी अच्छी होती है। यदि आप लोग फाइबर ऑप्टिक का यूज करते हैं अपने डिवाइस से, मतलब कंप्यूटर में लगाते हैं, तो आपको वाईफाई के अलावा यदि आप ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं तो इतनी स्पीड में आपका नेट चलेगा जितना आपका स्पीड वहां से आ रहा होगा जहाँ से उसको भेजा जा रहा है, ठीक। इसका उपयोग किया जाता है एचडी वीडियो क्वालिटी के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए किया जाता है, ज्यादातर पढ़ाने में इसी का यूज करते हैं, इंटरनेट वगैरह का। ऑनलाइन गेमिंग भी किया जाता है, गेम खेलने में, जैसे बड़े बड़े फाइल डाउनलोड करने के लिए भी किया जाता है, और भी बहुत सारे कामों में इसका उपयोग करते हैं। आगे आता है आपको यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू। अभी आप कभी डब्ल्यू डब्ल्यू का नाम सुने होंगे, आपने बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, शॉर्ट में समझ भी चुके हैं। इसके बाद थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं, जब एग्जाम बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे समान तौर पर वेब कहा जाता है, इंटरनेट पर आधारित एक सूचना प्रणाली है जो वेब पेजों और वेबसाइटों के माध्यम से जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। यह विशाल नेटवर्क है। यह क्या है, एक विशाल नेटवर्क है जहां परस्पर जुड़े हुए दस्तावेजों के माध्यम से उपयोगकर्ता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ने इंटरनेट इसके मतलब कहा जाए डब्ल्यू डब्ल्यू के जनक कौन है, डब्ल्यू डब्ल्यू के जनक कौन है, टिम बर्नर्स है। कौन है डब्ल्यू डब्ल्यू के जनक कौन है, टिम बर्नर्स हैं। और जिन्होंने 1989, कब 1989 इसको बनाते हैं, और बाद 1990 के 91 के आसपास तीन डेट आती हैं, 90 91
इन डेटों के माध्यम से इसका विकास काफी तेजी से होता है। तो टिम बर्नर्स ली कहाँ के निवासी? स्विट्जरलैंड के थे, राइट। और इन्होंने टिम बर्नर्स ली ने 1989 में सर्न जो आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है डब्ल्यू का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और 1990 में उन्होंने पहला वेब ब्राउजर वेब पेज विकसित किया था। मतलब डब्ल्यू पहला वेब ब्राउजर है, क्या है पहला वेब, डब्ल्यू क्या है पहला वेब ब्राउजर है, वेब पेज उन्होंने बनाया था। किसने बनाया था? विंटन सर्फ ने बनाया, सॉरी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। और इन्होंने डब्ल्यू का निर्माण कब किया? 1989 में करते हैं। 1990 में इन्होंने क्या बनाते हैं? पहला वेब डब्ल्यू बनाते हैं। इसलिए कहीं कहीं डेट पढ़ने को मिलती है डब्ल्यू का विकास कब हुआ, डब्ल्यू का विकास कहीं कहीं पढ़ने में मिलती है 1990 मिलती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 89 में उन्होंने प्रस्ताव रखा था, 89 में उन्होंने प्रस्ताव रखा था, और 90 में इसको पहला वेब ब्राउजर लेके आए थे डब्ल्यू, तब इसकी वजह से इसको डब्ल्यू भी 1990 में भी बना हुआ पाया जाता है। ठीक, इसमें अब इसके थोड़े विकास समझ लेते हैं, हिस्ट्री समझ लेते हैं कैसे बनाते हो। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, राइट। 1989 में क्या करते हैं? टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और 1990 में पहला वेब ब्राउजर वेब पेज बनाते हैं। ये वेब पेज विकसित करते हैं, बनाते हैं, ठीक। ये विकसित किया जिसे आप कहते हैं। आगे फिर 1991 में क्या करते हैं कि पहला वेब पेज सर्न पर प्रकाशित किया जाता है। मतलब सर्न जो वहाँ पर स्विट्जरलैंड में सर्न में क्या किया जाता है? पहला वेब पेज प्रकाशित किया जाता है। कब? तो कब 1991 प्रकाशित किया जाता है। 1993 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजैक, 1993 में पूछा जाएगा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कब आया? तो 1991 में आता है, सॉरी 1993 में आता है। और कौन सा आता है? तो मोजैक आता है, और जिससे वेब का उपयोग आम जनता के लिए सरल हो गया था, क्योंकि डब्ल्यू को यूज करना इतना आसान नहीं था, हर कोई यूज नहीं कर पा रहा था। जब से ग्राफिकल का मतलब होता है किसी भी चीज पर क्लिक करने के लिए हमें इमेज मिलती है। जैसे हमें यहाँ पे जाना है, हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ से ये वाला मार्कर चाहिए, तो इस मार्कर पर क्लिक करने के लिए हमें यहाँ पे एक इसका इमेज मिल रहा है, तब हम यहाँ पे इसको लिख पा रहे हैं, राइट। यदि हम मान लो कलर करना है, रेड कलर चाहिए, तो रेड कलर पर हम क्लिक किए, यहाँ से ग्राफ का मिल रहा है, रेड कलर का बॉक्स मिल रहा है, ये होता है ग्राफ। तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर आपके सामने आया था, जिसमें जो कौन सा था? मोजैक था, याद रहे मोजैक था। और फिर 1994 में W3C, ये मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना हुई, जो वेब मानकों के विकसित करने का कार्य करता है। जो 1994 में एक ऐसी चीज आपकी W3C, ये इसका पूरा नाम था, वर्ल्ड वाइड वेब, ये पूरा नाम था। तो इसकी स्थापना की जाती कब की जाती? 1994 में की जाती है। तो इसका काम क्या रहता था? यह करता था वेब मानकों को, मतलब कौन सा वेब ब्राउजर उसका मानक देता था, इन मान्यता प्रदान करता था, ठीक। आगे बात करते हैं डब्ल्यू काम कैसे करता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है कार्य कैसे करता है। ये समस्याएं काफी होती हैं कि डब्ल्यू जो हमारा होता है वर्क कैसे कर रहा है, यानी काम कैसे कर रहा है, तो इसको हम समझते हैं। तो देखो डब्ल्यू जो हमारा होता है, तो एक यूआरएल होता है, इसमें क्या होता है? एक यूआरएल होता है, ठीक। जब आप वेब ब्राउजर में किसी वेबसाइट का पता, यानी कुछ भी चीज आप डालते हो, उसमें डालते हो सर्चिंग पे आता है, उससे क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं, ठीक। फिर उसका एक डोमेन नेम होता है, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। तो वह डोमेन सिस्टम क्या करता है कि ब्राउजर इस यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदलता है। मतलब हमने जो यूआरएल डाला, ये यूआरएल मान लो हमने डाल दिया www.example.com, हमने यूआरएल डाल दिया। अब यूआरएल को क्या करेगा? आईपी एड्रेस में कौन बदलेगा? तो डोमेन नेम बदलता है। तो आपसे पूछेगा डोमेन नेम का काम क्या होता है? डोमेन नेम का काम होता है किसी भी यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदलना, ठीक। फिर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, इनमें से कोई एक प्रोटोकॉल रहेगा जो वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए एक सुनिश्चित सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आप एचटीटीपीएस का भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है, सुरक्षित, ठीक। अगला आता है फिर आपका वेब सर्वर होगा, फिर वेब सर्वर पर जाएगा, तो यह एक कंप्यूटर होता है जहां वेबसाइट की फाइलें संग्रहित होती है, जो एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज, सीएसएस और आपका जावा स्क्रिप्ट के द्वारा स्टोर की जाती है, वेबसाइट बनाई जाती है, तो उसके द्वारा डाटा स्टोर रहता है। अब वेब ब्राउजर क्या करता है कि जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी आदि जो होते हैं, इन फाइलों को उपयोगकर्ता के लिए दिखाने में मदद करते हैं, मतलब दिखाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो इसका मेन पद्धति क्या होती है काम करने की? सिंपल सा होता है, इसमें आप देखेंगे एक यूआरएल होगा, तो यूआरएल जाएगा, फिर यूआरएल जब सर्च करेंगे कहीं पर सर्च इंजन पर डालेंगे, तो उसमें यूआरएल को डोमेन में बदलेगा आईपी में, आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस पे जाएगा एचटीटीपी के बाद, ये देखेगा प्रोटोकॉल सही है, उसको फिर आगे जानकारी पहुंचाएगा, और जानकारी जाएगी वेब सर्वर के पास, जहां जानकारी संग्रहित इकट्ठा रहती है।
वहां से देखेगा, हमने जो सर्च किया वहां पे ढूंढेगा, एग्जाम्पल हमने सर्च किया, एग्जाम्पल ढूंढेगा, फिर एग्जाम्पल को लेके आएगा, मतलब क्या होता है वेब ब्राउजर पर आएगा, फिर वहां पे दिखाएगा कि हमने एग्जाम्पल मतलब क्या होता है उदाहरण, क्या होता है उदाहरण, तो यहाँ पे आप आसानी से दिखा देगा। इस प्रकार से हमारा काम करता है www। ठीक, आसान है। पहले आपको आपने कुछ डाला, आप देखो काम कैसे करते थे, आपने कुछ गूगल पे आपने सर्च किया, कीवर्ड डाला, आपने डाल दिया, वह आप कीवर्ड जाएगा यूआरएल हो जाएगा, यूआरएल जाएगा डोमेन के पास, उसको आईपी एड्रेस बदलेगा, आईपी एड्रेस जाएगा सर्वर के पास, तो बस प्रोटोकॉल के पास, प्रोटोकॉल पहचानेगा, एंडर प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के अंदर पहचानेगा एचटीटीपी कि हाँ ये सही है, तो उसको फिर आगे मैच करेगा, फिर आगे पहुंचा देगा। जब आगे पहुंचाएगा तो वेब ब्राउजर वेब सर्वर के पास जाएगा, वहां जानकारी देगा इससे हमारी जानकारी है कि नहीं है, ये जानकारी होगी तो ढूंढ के निकाल देगा और वेब वेब ब्राउजर के माध्यम से दिखा देगा। ठीक, आगे देखते हैं। यूआरएल मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह वेब पेज पर मौजूद किसी संसाधन या वेब पेज पर मौजूद किसी संसाधन रिसोर्स का स्थान बताता है। मान लो जो भी जानकारी हम सर्च कर रहे हैं उसका स्थान क्या है, उसकी कहाँ पर वह रिसोर्स है, वो कहाँ मिलेगा, तो उसका एक माध्यम मतलब उस संसाधन का रिसोर्स का स्थान बताता है कौन, यूआरएल। संसाधन वेबसाइट, वेब पेज, इमेज, वीडियो या फाइल शामिल हो सकती है। मतलब जो संसाधन ये सोर्स है हमारे पास, हमने कुछ भी सर्च किया उसमें सोर्स में क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, मतलब मल्टीमीडिया हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, एनी चीजें हो सकती हैं। ठीक, आगे आता है उदाहरण में देखते हैं कि हमारे जैसे http://google.com, ये क्या है, वेब यूआरएल है, राइट, वेबसाइट का पता है। http://tech.blog.post.com, ये भी क्या है, एक वेबसाइट का पता है। जैसे इस प्रकार उसके नाम होते हैं, जैसे http क्या होता है, ये http क्या है, प्रोटोकॉल है। ये पूरा इतना एरिया क्या है, जैसे एग्जांपल डाला तो डोमेन नेम, सिस्टम डोमेन नेम हो जाता है, और ये एक्सटेंशन हो जाता है हमारा डॉट ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग डॉट व्हाट इज एन यूआरएल। ये क्या है, इसका एक एक्सटेंशन हो जाता है, मतलब पता है किस प्रकार का है फाइल, मतलब ब्लॉगिंग फाइल, ब्लॉगिंग यूआरएल किस प्रकार का एक पता बताता है। ठीक, अभी आगे समझते हैं इसको। यूआरएल के घटक क्या होते हैं, सब इसमें प्रोटोकॉल होता है। यह बताता है कि ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, यह प्रोटोकॉल बताता है। अब प्रोटोकॉल कहता है एचटीटीपी होता सकता है या तो एचटीटीपी एस हो सकता है, जो सुरक्षित के लिए माना जाता है। एचटीटीपी एस किस लिए माना जाता है, सुरक्षित के लिए माना जाता है। फिर आपका उदाहरण में आता है एचटीटीपीएस में, जैसे डोमेन नेम आता है, तो डोमेन नेम का काम क्या होता है, वेबसाइट का नाम या पहचान। वेबसाइट का नाम या पहचान हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए www.google.com में, तो ये क्या है, यह इसका क्या है, वेबसाइट का पहचान है, नाम है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं प्रोटोकॉल भी बताए थे, ये सब चीजें बताई चुके हैं हमको यूआरएल में। आगे देखते हैं, यूआरएल के घटक में आता है पोर्ट। तो सर्वर का नेटवर्क जो होता है पोर्ट होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना होगा कि आपको एचटीटीपी के लिए पोर्ट यूज किया जाता है 80। क्या किया जाता है, एचटीटीपी के लिए पोर्ट यूज किया जाता है 80 आपका यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ठीक, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एचटीटीपी के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है, तो ये पोर्ट यूज किया जाता है यहाँ पे 80 पोर्ट होते हैं, याद रखिएगा। यदि एक बार एचटीटीपी यूज हुआ तो एक बार, जैसे एच टी पी एक बार किया तो 80 लिखेंगे। जब हम करते हैं एच टी पी एच टी पी, तो इसमें लिखेंगे हम इसको 80। ठीक, तो एचटीटीपी के लिए क्या होता है, डिफॉल्ट रूप से एचटीटीपी का डिफॉल्ट रूप से पोर्ट जो होता है 80 होता है, और एचटीटीपीएस के लिए 443 होता है। क्या होता है, 443 होता है। उदाहरण के लिए 80 मतलब एचटीटीपी। ठीक, आगे देखते हैं। पाथ क्या होता है, पाथ मतलब रास्ता होता है, सर्वर पर किसी विशेष पेज या फाइल का स्थान पाथ कहलाता है, तो रास्ता कहलाता है। उदाहरण के लिए सर्च, जहाँ हम सर्च कर रहे होते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग में कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब यूआरएल में क्वेश्चन के बाद आती है, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद कि हम क्वेरी क्या है हमारी, पूछताछ क्या करनी है, तो कोई जरूरी नहीं रहता, लेकिन कभी कभी आ जाता है किसकी वेबसाइट में। जैसे फ्रैगनेंट क्या होता है, फ्रैगनेंट वैकल्पिक होता है, मतलब वेब पेज के किसी विशेष सेक्शन तक जाने के लिए यूज किया जाता है आपका फ्रैगमेंट। जैसे हमें जाना टॉप में जाना है, मान लो हमने कुछ सर्च किया, हमने सर्च किया कि मतलब कंप्यूटर सर्च किया, और कंप्यूटर के हम सबसे टॉप में जाना चाहते हैं, टॉप में जाना चाहते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ऐसे टॉप लगा देंगे, तो टॉप सबसे ज्यादा टॉप आ रहा होगा, उसको हम क्या कर देंगे, हमारे पास सर्चिंग में आ जाएगा। ठीक, आगे आता है आपका
जैसे एक एग्जांपल दे रखा था यहाँ पे, इसके बेस पर मैं यहाँ पे बता रखा है कैसे क्या होता है। तो यूआरएल हो गया, जैसे इसके घटक होते हैं आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स, ये सभी चीज़ आप देख लेना, और इसका डिस्क्रिप्शन है, विवरण है आपके यहाँ पे देख लेना। HTTPS क्या प्रोटोकॉल सुरक्षित के लिए यूज किया जा रहा है, HTTPS। डोमेन नेम हो गया आपका, जिसे पता हो गया तो आप समझने के लिए 443 यानी पोर्ट हो गया। सर्च हो गया, जैसे इसमें क्या यूज हुई, क्योंकि यहाँ पे आप यूज किया गया होगा HTTPS, इसलिए यूज किया जा रहा है पोर्ट 3। HTTPS का मतलब यहाँ पे क्या है, पोर्ट है। इंटरनेट ये क्या है, आपको क्वेरी स्ट्रिंग है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, दो चीज इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ इतना, आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ इतनी चीज याद रखना है आपको, ये चीजें लेकिन आपको समझने के लिए ले आए ताकि आपको जरूरी रहे, कभी लगे कि आपको ये समझने लायक है तो समझ लीजिएगा, कोई इतनी कठिन नहीं है ये। फिर आता आईपी एड्रेस आता है। आईपी एड्रेस क्या होता था, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और जो इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिवाइस की पहचान करते हैं, क्या करते हैं, अन्य डिवाइस यानी कंप्यूटर से जुड़े अन्य डिवाइस नेटवर्क की पहचान करते हैं। जैसे आप देखते हैं दो मोबाइल आपस में जुड़े, दोनों का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, नेटवर्क में जुड़े लेकिन उनका आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, ठीक। तो हर डिवाइस का क्या होता है, आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, और यह डिवाइस को नेटवर्क पर संचार और डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है, ठीक। उदाहरण में देखते हैं, जैसे आईपी दो प्रकार के होते हैं, जैसे IPv4 192.168.111 और IPv6 जो होता है ये इतना बड़ा होता है, ठीक। ये दो प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आगे हम समझते हैं। ये देखते हैं आईपी एड्रेस के प्रकार, तो IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और जो 32 बिट एड्रेस के लिए, आपके मोबाइल कंप्यूटर में क्या होता है, 32 बिट और 64 बिट, ये दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ज्यादातर अब तो 64 बिट ही आ रहे हैं। तो 32 बिट में 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 255 तक के कोई भी अंक हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखो, अभी आप देखेंगे कि 192 लिखा होगा आपका, और इसके बाद एक लिखा, 168 लिखा है, फिर आपका 0 लिखा है, फिर आपका 1 लिखा है। इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा 256 से ज्यादा हो, 255 से 256 से ज्यादा, 56 भी नहीं हो गए आपके यहाँ पे ना। ये चीजें क्या है आपकी, उदाहरण देंगे, मतलब 255 से लेकर के 0 से 255 के बीच का कोई भी डिजिट प्रोटोकॉल में शामिल हो सकता है, 32 बिट के। और ये दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला है, मतलब दुनिया में सबसे अधिक उपयोग होने वाला आईपी एड्रेस कौन सा है, IPv4, याद रखिएगा, IPv4 दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला आईपी एड्रेस है। IPv6 आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आता है, जो 132 यानी बिट का होता है, 128 बिट का होता है, 128 बिट एड्रेस के नाम से जाना जाता है, और बड़ी संख्या में डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। बड़ी संख्या में डिवाइस, जैसे आप देखते हैं उदाहरण से इसका 2001 0DB कितना बड़ा आपका इसका प्रोटोकॉल बन रहा है, सॉरी आईपी एड्रेस बन रहा है, आईपी प्रोटोकॉल, राइट। तो ये IPv4 एड्रेस की कमी को पूरा करने के लिए लाया गया था, किसके लिए लाया गया था, आईपी एड्रेस V4 की कमी, क्योंकि पूरी जगह यूज नहीं हो पा रहा था, सिर्फ 32 बिट में यूज होता था आपका वर्जन 4 वाला, तो वर्जन 6 वाला इसी के लिए लाया गया था, आईपी एड्रेस V4 इन वर्जन 4 के लिए कमी को पूरा करने के लिए लाया गया था। इसके बाद आता है आईपी एड्रेस और भी प्रकार होते हैं, जैसे स्टैटिक होता है, प्राइवेट होता है, सामान्य होता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे स्टैटिक में होता है, स्थायी होता है, हमेशा वही नंबर रहता है, उदाहरण के लिए व्यवसाय या सर्वर में उपयोग किया जाता है, मतलब इसका आईपी एड्रेस स्थायी जो आपका होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, इसका नंबर कभी नहीं बदलता है। ये आपसे पूछे स्थायी आईपी एड्रेस का नंबर कभी बदलता है कि नहीं, कभी नहीं बदलता है। और जब पे डायनामिक होता है, डायनामिक आईपी एड्रेस जो होता है तो हर बार कनेक्ट होने पर बदलता रहता है, क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट है, आप देख पाएंगे अपोजिट है, कि हर बार डायनामिक में क्या होता है, बदलता है, और स्टैटिक में हर बार आईपी एड्रेस नहीं बदलता है। ये समान इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए लाया गया था। और आईएसपी क्या होता है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, आईएसपी, जैसे आपका जियो हो गया, क्या हो गया आपका, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीआई हो गया, ये सब क्या आईपी है, मतलब आपको इंटरनेट की सुविधा जो प्रदान करते हैं उनके लिए असाइन किया गया था, ठीक। इसके बाद आते हैं कि हम यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस बताए, अभी आपका पब्लिक, जिसमें दोनों चीजें आपस में कनेक्ट रहती हैं, एक ही गोले के अंदर रहेंगी। फिर आपका प्राइवेट में आता है, और ये दोनों चीजें आपस में, मतलब राउटर और इंटरनेट, दुनिया में जो सेटेलाइट है और राउटर है सभी आपस में कनेक्ट रहेंगे, और जो यूज करने वाला यूजर है उसका अलग रहेगा। और इसमें प्राइवेट में क्या होता है कि हमारा जो राउटर हमारा रहेगा, और हमारे कंप्यूटर रहेंगे, बस इंटरनेट हमारा अलग रहेगा, मतलब ये हमारा सिर्फ प्राइवेट सिर्फ
हम ही दे पाएंगे और हम ही यूज कर पाएंगे, ये होता है प्राइवेट। और पब्लिक में क्या होता है कि देने वाला भी अलग होगा, यूज करने वाला अलग होगा। ठीक, इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ से डाटा दे भी सकते हैं, जैसे राउटर प्राइवेट होता है मतलब अलग होता है, सभी चीजें नॉर्मल रहती हैं। और इसमें क्या होता है आपका नंबर बदलता नहीं है। और डायनेमिक में क्या होता है सब चीजें खुला रहती है, किसी भी चीज को कोई भी यूज करता है, लेकिन हर बार आईपी एड्रेस बदल जाएगा, जितनी बार कनेक्ट करने उतनी बार बदलेगा। जैसे आपका बिल्कुल कैप्चा कोड की तरह, क्या होता है कैप्चा कोड की तरह, जैसे आपका कैप्चा कोड होता है वैसे आपका इसमें आईपी एड्रेस बदलता है। ठीक, आगे आते हैं आपका डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस क्या होता है, आपका डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डीएनएस क्या होता है, इंटरनेट पर एक महत्वपूर्ण एक फाइल का पता होता है। क्या होता है, फाइल के पता को बताने वाले एक सिस्टम होता है जो एड्रेस के बीच पुल का काम करता है। ये आपका इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो डोमेन नेम नाम और आईपी एड्रेस के बीच पुल का काम करता है, और यह इंटरनेट में के सुचारू और तेज संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक, मतलब इंटरनेट में क्या होता है, सुचारू और तेज संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। और यह मुख्य कार्य क्या होता है, इंटरनेट पर डोमेन नाम जैसे www.google.com को आईपी एड्रेस बदलना। इसका आपको बताया था कि डीएनएस यानी डीएनएस का काम क्या होता है, इसका काम होता है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना किसको, यूआरएल को। डीएनएस क्या करता है, यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदलता है, राइट। और याद रहे तो मुख्य कार्य क्या होता है, इंटरनेट पर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, जैसे इसको बदल रखा है इसने google.com को। इसका आविष्कार की बात करते, कभी पूछ ले इसका आविष्कार कब हुआ था, तो देखो आविष्कार की बात करता है, आविष्कार जो पूछ ले तो 1983 में। कब होता है, 1983 ईस्वी में फ्यूल मॉक पेंट्री के द्वारा किया जाते हैं। डीएनएस का जो विकास करते हैं कौन करते हैं, ये आपको याद रखना। कभी अब या एग्जाम कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी यदि पूछ ले तो आप लोगों को याद रखना है। डीएनएस को इंटरनेट की फोन बुक कहा जाता है। डीएनएस को क्या कहा जाता है, फोन बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोन बुक कहा जाता है। इंटरनेट का फोन बुक किसे कहा जाता है, डीएनएस को कहा जाता है। तो ये आपके सभी क्या डोमेन नेम मुझे डॉट नेट हो गया, डॉट एडी हो गया, डॉट कॉम हो गया, डॉट ओआरजी हो गया, डॉट एनटी हो गया, डॉट आईएन हो गया, सभी डोमेन नेम होते हैं। ठीक, डोमेन नेम कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, टीएलटी टॉप लेवल डोमेन नेम। यह डोमेन नेम सबसे ऊपरी स्तर का होता है, जिसमें डॉट ओआरजी, डॉट कॉम, डॉट नेट वगैरह आते हैं। ठीक, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, तो इतने प्रकार कभी पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी देखो जी टीएलडी होता है मतलब जेनरिक टॉप लेवल डोमेन समान प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉमर्शियल के लिए, नेटवर्क के लिए यूज किए जा रहे हैं। फिर आपका आता है CCTLD यानी कंट्री कोड डोमेन, टॉप लेवल डोमेन नेम। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, इसका फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म लिख लीजिए, जैसे डॉट इन इंडिया को, डॉट यूके यूनाइटेड किंगडम को हो गया, डॉट यूएसए का हो गया। ठीक, ऐसा आपका STLD मतलब स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन नेम, किसी विशेष संगठन या समूह के लिए उपयोग किया जाने वाला टॉप लेवल डोमेन नेम STLD यानी स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन नेम कहलाते हैं। डॉट गवर्नमेंट, डॉट यूओपी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए, डॉट ईडीयू मतलब स्पॉन्सर कर रहा गवर्नमेंट एजुकेशन के, डॉट में मतलब मिलिट्री के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक, आगे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी चीजें पॉइंट, जैसे आपका सेकंड लेवल डोमेन नेम, दूसरा वाला है सेकंड लेवल डोमेन नेम। ये क्या होता है आपका, यह टीएलडी का ठीक पहले आता है और वेबसाइट का मुख्य नाम होता है। क्या होता है, वेबसाइट का मुख्य नाम होता है, जैसे उदाहरण ले गूगल इन www.google.com। यह डोमेन नेम मालिक द्वारा चुना जाता है और विशेष पहचान देता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे गूगल एक विशेष पहचान है, इसको नाम दिया गया है ना। गूगल क्या है, www में विशेष है, मतलब सेकंड लेवल डोमेन नेम। इसको किसको, जिसको जो बनाता है उसको उसके बाद चुना जाता है। ठीक, सब डोमेन नेम क्या होता है, यह मुख्य डोमेन नेम का हिस्सा होता है, और यह मुख्य डोमेन नेम के भीतर अलग अलग विभाग या सेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे mail.google.com, तो मेल अलग सेक्शन दे रहा है, मतलब मेल सब डोमेन नेम हो गया। और वेबसाइट की शुरुआत में आता है ना, डोमेन नेम क्या है, शुरुआत में मेल डॉट मतलब मेलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए google.com है। ठीक, आगे आता है देश व विशिष्ट डोमेन नेम। देश व विशिष्ट डोमेन नेम, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम, किसी देश, जैसे उसमें प्रकार टीएलडी में आता है, लेकिन यहाँ भी अलग से भी पढ़ा जाता है इसको, किसी देश या क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आरक्षित है, यानी उसके लिए और बिल्कुल आपका उसके लिए बिल्कुल पूरा उसी को हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हो रिजर्वेशन, रिजर्व हो जाता है ना,
तो रिजर्व हो जाता है किसका, भारत का, भारत डॉट इन हमेशा किसके लिए लगेगा, भारत के लगता है, डॉट जेपी जापान के लगता है, डॉट सीए कनाडा के लगता है। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण डोमेन नेम आ जाते हैं, जैसे आपका डॉट कॉम, कॉमर्शियल व्यवसाय वेबसाइटों के लिए सबसे अधिक उपयोग या लोकप्रिय रहता है। आप देखते होंगे डॉट कॉम, जीमेल डॉट कॉम, आपने नाम सुना होगा ना, जीमेल डॉट कॉम है तो कॉमर्शियल व्यापारिक क्षेत्र में यूज होता है। डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन के गैर लाभकारी संगठन ऑर्गेनाइजेशन। डॉट नेट नेटवर्क के लिए, नेटवर्क सेवाओं और इंटरनेट की सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे आता है आपका डॉट इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना और जानकारी प्रदान करने के लिए साइटें। डॉट बी आई जी मतलब बिजनेस के लिए, बी आई जी मतलब क्या होता है, बिजनेस यहाँ पे समझना है। डॉट बी आई जी मतलब बिजनेस, कोई और देश को नाम मत समझ जाना, बिजनेस व्यवसाय और कॉमर्शियल के लिए उपयोग किया जाता है। डॉट नेम मतलब पर्सनल व्यक्तिगत वेबसाइटों और ब्लॉग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक, डॉट नेम। आगे आता है यहाँ पे अगला आपका डॉट जीओवी मतलब गवर्नमेंट सरकारी वेबसाइटों के लिए। डॉट ईडीयू मतलब एजुकेशन शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक, शैक्षणिक संस्थानों के लिए। अगला आता है डॉट मिलिट्री मतलब सैन्य संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है। डॉट एसी मतलब एकेडमिक, अकादमिक क्या है, अकादमिक संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ देशों में, हर जगह नहीं यूज होता डॉट ए, कुछ देशों में यूज होता है। जैसे अगला आता है आपका डॉट इन भारत के लिए हो गया। डॉट यूएस इंडिया के, डॉट यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम के हो गया। और सी मतलब कनाडा के हो गया। और एयू मतलब ऑस्ट्रेलिया के हो गया। और जे मतलब जेपी मतलब क्या हो गया, जापान के लिए हो जाता है। ठीक, अगला आता है आपके यहाँ पे आईएसपी, अभी बताया था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक पूरा सेटेलाइट का इंटरनेट बनाया जा रहा है, उसके द्वारा आपको क्या किया जाता है, आईएसपी मतलब आईएसपी जो आपके होते हैं, कुछ प्रोवाइडर होते हैं, जैसे आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सभी क्या है आपके आईएसपी, अन्य देशों में अलग है। जैसे आईएसपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने, क्या कहते हैं, इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला संगठन होता है। यह उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट तक पहुंच, ईमेल भेजने, सिंपल सा काम होता है कि आईएसपी काम होता है यूजर को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना। यूजर को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का काम कौन करता है, आईएसपी करता है। ठीक, और इसमें आगे देखते हैं कि आईएसपी में अपने ग्राहकों को आईपी एड्रेस, डीएनएस, ब्रॉडबैंड, मोबाइल डेटा आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। और भारत में आईएसपी कौन कौन सा ज्यादा प्रचलित है, तो भारत में ज्यादा प्रचलित है आपके एयरटेल, जियो, बीएसएनएल। अब तो ये कहाँ यूज हो रहे हैं, तो पहले यूज होता था ना, अब भी यूज थोड़ी बहुत हाँ यूज हो रहा है, नहीं उतना ज्यादा यूज हो रहा है। प्राइवेट पर, प्राइवेट नेटवर्क यूज होता है, जब ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है तब इनका यूज करते हैं। हमें बात करनी है ना, चैट करना, बस तरीका हुआ है, तो इतने में यही बहुत है। ठीक, विदेशों में यूज होने वाले, विदेशों में यूज होने वाले कुछ नेटवर्क होते हैं, लेकिन विदेशों में उतना ज्यादा पूछते नहीं, क्योंकि हमारे देशी बेस पर मुझे देखते कोई जरूरी नहीं है। आगे आता है आपका आईएसपी में ब्रॉडबैंड आईएसपी। तो ब्रॉडबैंड आईएसपी क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक वगैरह, तो मोबाइल सेटेलाइट सभी प्रकार होते हैं, जो हमने कनेक्शन बताया हुआ था वही सेम होते हैं। ठीक, अब आते हैं ब्राउजर और सर्च इंजन। तो ब्राउजर आप जानते हैं, गूगल क्रोम ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो इंटरनेट एज है, ठीक, वो भी आपका क्या है, एक ब्राउजर है। तो ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट और डब्ल्यू पर उपलब्ध वेबसाइटों और वेब पेजों को उपयोगकर्ता के लिए प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आपका ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों को यूजर के लिए वेबसाइटों पर प्रदर्शित करता है। कहाँ प्रदर्शित करता है, वेब पेजों पर या वेबसाइट पर प्रदर्शित करता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। वेब ब्राउजर क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। याद है, वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। यह यूआरएल और वेबसाइट का पता के जरिए वेबसाइट सर्वर से कनेक्ट होता है। किससे, यूआरएल और वेबसाइट के पता, यानी कि यूआरएल क्या बोलती है, वेबसाइट का पता बोलते, उसके जरिए कनेक्ट होता है। और सर्वर से डेटा प्राप्त करके इसे क्या करता है, सर्वर से डेटा प्राप्त करके इसे पढ़ने में, चित्रित करने में, वीडियो में, टेक्स्ट में, चित्र में, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया माध्यमों के रूप से प्रदर्शित करता है। जैसे एनिमेशन भी हो गया, वो सब चीज हो जाती हैं। तो गूगल क्रोम क्या हो गया आपका, ये क्या है, गूगल क्रोम एक क्या है आपका ब्राउजर है, जो कब आया, 2008 में आता है। मोजैक सॉरी मोजिला फायरफॉक्स क्या है, 2004 में आता है, 2002 में भी आया था, लेकिन प्रचलन रूप से 2004 में बनता है, सबके लिए यूज है 2004। माइक्रोसॉफ्ट एज आता है 2010 में आता है, कब आता है, 2010 में आता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया। सफारी 2003 में आता है, और ओपरा मिनी 1994 में आता है, लेकिन फ्री रूप में आता है 1996 में, सार्वजनिक रूप से 1996 में आता है, दोनों डेट रहती है, लेकिन ज्यादातर माना जाता है 1996 वाला। ठीक, आगे आते हैं सर्च इंजन। अब बात करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, वह ऑनलाइन टूल है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी, वेबसाइट, इमेज और वीडियो और अन्य संसाधनों की
को खोजने में मदद करता है। सर्च इंजन क्या करता है कि मल्टीमीडिया जानकारी को ब्राउजर पर खोजने में मदद करता है, मतलब हेल्प करता है। ठीक, यह एक वेब पेज एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता द्वारा डाली गई जानकारी, मतलब कीवर्ड, क्या कीवर्ड यानी कुंजी, कीवर्ड, क्या कीवर्ड, कीवर्ड के माध्यम से इंटरफेस पर जानकारी उपलब्ध करवाता है। उपयोगकर्ता सर्च इंजन में कोई शब्द टाइप करता है और उसे संबंधित जितने भी वेबसाइट होते हैं उनसे कनेक्ट करके परिणाम आपके सामने प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका गूगल क्या है, आपका एक सर्च इंजन है, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। गूगल 1998 में लैरी पेज और सरगेई ब्रिन के द्वारा बनाया गया था। गूगल 1900 कब आता है, 98 में आता है। तो किसके द्वारा बनाया था, लैरी पेज और सरगेई ब्रिन के द्वारा बनाया गया था। बिंग आता है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, राइट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। और याहू जो था 1994 में आता है, जेरी यांग और डेविड जेनिंग और डेविड फेलो के द्वारा बनाया गया, फिलो के द्वारा, क्या डेविड फिलो के द्वारा बनाया जाता है। और डक डक गो जो आता है 2008 में आता है, ग्रेविलन बेनबर्ग के द्वारा इसका डिजाइन किया जाता है, ठीक, तैयार किया जाता है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण ब्राउजर और सर्च इंजन थे जिनको आपको याद रखना। 3 पॉइंट पूछ सकता, गूगल को किसने बनाया था, ये पूछा गया, कई बार एग्जाम पूछा गया, इसलिए यहाँ पे हम इसको नोट कर रखे हैं। आगे आता है ईमेल। ईमेल क्या होता है, बस कुछ देर क्लास और बची है आपकी, ठीक। ईमेल ही लास्ट टॉपिक था आपका, ईमेल समझ लेते, बाद में कुछ एमसीक्यू समझ लेंगे, बस बात क्लास को करते हैं खत्म। तो ईमेल क्या होता है आपको बताया गया था कि ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है ईमेल हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसका काम होता है इंटरनेट के माध्यम से जानकारी को आदान प्रदान करना। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, या एक डिजिटल, ये क्या है, एक डिजिटल, यह एक डिजिटल संदेश सेवा है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट के द्वारा संदेश, डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियो आदि भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल की संरचना की बात करें तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखो, और भी चीज समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको क्या होता है ईमेल का समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से जानकारी भेजने वाली, मैसेजिंग यानी कम्युनिकेट करने वाली एक सुविधा क्या ईमेल है। इसका जो निर्माण किया था, तो निर्माण किया था रे टॉमलिंसन ने। किसने किया था, इसका निर्माण किया था रे टॉमलिंसन ने। किसने किया था, इसको जो विकास किया था रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन ने किया था। कब किया था, 1971 में किया था, 1971 में। और यूज किया था उन्होंने एट द रेट, ये सिंबल होता है, इस चिन्ह का उपयोग किया था। अर्पण के माध्यम से संदेश पहले भेजा गया था, ईमेल के माध्यम, अर्पण के माध्यम से ईमेल भेजा गया था पहली बार, याद रखिएगा। तो एट द रेट इस चिन्ह का उपयोग किया गया था। और ये कहा जाता है, एक मतलब एक कहावत भी है, ये भी मतलब कहा जाता है कि शिवा एदुरई, एक भारत के व्यक्ति थे जिनका नाम था शिवा एदुरई। कौन, क्या नाम था, शिवा एदुरई, एदुरई। ये कौन थे, इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने ईमेल का निर्माण किया था, लेकिन पहले कोई मानता नहीं है। बाद 1982-85 के आसपास, 1985 के आसपास लगभग, 1985 के आसपास मान लिया जाता है कि शिवा एदुरई ने ईमेल बनाया था। लेकिन हमेशा ईमेल के जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ईमेल के जनक किसे कहते हैं, तो फादर्स ऑफ ईमेल, ईमेल के जनक हम टॉम लिंसन को ही कहते हैं, याद रखिए, रे टॉम लिंसन, याद रहे आपको, क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है। ईमेल की संरचना की बात करते हैं तो ईमेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक टू यानी प्राप्त करता और जैसे मेल भेजना होता है, तो जब ईमेल भेजते तो टू होता है जिसे मेल भेजना है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है जिन लोगों को सूचना देने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक, कार्बन कॉपी के रूप में यूज किया जाता है। बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब गुप्त रूप से दूसरों को संदेश भेजना, मैसेज भेजना, बीसीसी कहलाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, विषय, जिसमें हमें जानकारी, ईमेल को संक्षिप्त रूप से विषय लिखते हैं जो हमें जानकारी भेज रहे हैं, उसका मतलब क्या है। बॉडी मतलब जहाँ पे हम संदेश लिख रहे हैं, पूरी जानकारी जहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक। ईमेल का मुख्य भाग होता है अटैचमेंट, जहाँ हम कोई फाइल अटैच करते हैं, जैसे यहाँ समझ सकते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे टू लिखा। अब सीसी कार्बन का जिसको हम सूचना भेजने के लिए या बीसीसी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख दिया कि हम आपको भेज रहे हैं कंप्यूटर क्लास के लिए, कंप्यूटर क्लास के लिए डाल रहे हैं। और यहाँ पे बॉडी लिख देते हैं, वो लिख देते हैं कंप्यूटर क्लास कितने बजे चलेगी, कब चलेगी, क्या क्या पढ़ाया जाए, कितने दिन कोर्स कंप्लीट हो गए, सब चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद अटैचमेंट करते हैं, यहाँ से एक अटैच कर देते हैं कोई एक
बैनर अटैच कर देते हैं। तो ये सब चीज़ अटैच कर देंगे तो ये सब पूरा क्या कहलाता है, ईमेल के स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक। ईमेल सेवा प्रदाता कौन कौन से, मतलब ईमेल सुविधा कौन कौन हमें प्रदान करवा रहे हैं, ईमेल सुविधा प्रदान करवाते हैं जीमेल। जीमेल का मतलब, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सब इसके अंदर आते हैं। जीमेल मतलब गूगल मेल, क्या होता है जीमेल का मतलब, गूगल मेल। जी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जी का मतलब हो जाएगा गूगल, क्या हो गया, गूगल, गूगल मेल। ठीक, गूगल मेल। तो जीमेल मतलब गूगल मेल। सबसे लोकप्रिय, आज हम देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय और 15 GB फ्री स्टोरेज सुविधा उपलब्ध करवाता है। हर किसी के पास दो दो तीन तीन ईमेल बनी होंगी, लगभग लगभग दो तीन, तो मतलब 50% लोगों के पास दो चार बनी होंगी। ठीक। याहू मेल क्या होता है, मतलब याहू मेल को बोलते हैं बड़े अटैचमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाली ईमेल। थोड़ी याहू मेल होती है बड़े बड़े बड़ी फाइलें भेजने के लिए। आप ईमेल में बड़ी बड़ी फाइलें नहीं भेज सकते हो, तो छोटे लेवल की फाइल भेज सकते हो, राइट। बड़ी बड़ी फाइलें भेजने के लिए याहू यूज करना पड़ेगा। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट व्यवसायिक उपयोग में प्रचलित होती है। तो आउटलुक क्या है, ये व्यवसायिक यूज किया जाता है। जब भी आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का ईमेल भेजोगे, आउटलुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, व्यवसायिक कॉमर्शियल होता है। ठीक। अगला आता है आपका प्रोटो मेल, प्रोटोन मेल। ये क्या होता है, सुरक्षित है और इनक्रिप्टेड रहता है। ठीक, सुरक्षित रहता है, इनक्रिप्टेड रहता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी उस तरह की चीज़ों में किया जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़, जैसे आपका नॉर्मल डिफेंस वगैरह का होगा, उसमें यूज किया जाता है। जोहो मेल क्या होता है, व्यवसायिक और फ्री मेल है। क्या व्यवसायिक और फ्री मेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, यहाँ पे याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये वाली तीन चीज़ याद रखना है। ये तीन आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको याद रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे समझते हैं कि ईमेल की संरचना क्या होती है, सबका यूजर नेम। जैसे हम यहाँ पे हैं, हमारी ईमेल है यहाँ पे g+b@gmail.com। ठीक, तो ईमेल है यहाँ पे। हमारा यूजर नेम हमारा क्या है, भाग इसको बताना, जैसे यूजर नेम क्या होता है, प्रेषक स्वामी का नाम, मतलब इसको भेजा जाना है। जैसे आपका वह नाम है जो आपके ईमेल अकाउंट को पहचानते हैं, जैसे g+b, ये क्या पहचान रहा है, हमारे ईमेल अकाउंट को पहचान रहा है। जैसे आपका नीचे आता है एट सिंबल आता है, एट द चिन्ह जो होता है, ये क्या करता है, यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या करा, यूजर नेम, ये हमारा यूजर नेम हो गया और ये हमारा डोमेन नेम हो गया, इसको अलग कर रहा है ना। यहाँ पे एक्सटेंशन तो लगेगा .com ना। तो अब डोमेन नेम क्या होता है ना, ईमेल सेवा प्रदाता का नाम। हमारे ईमेल सेवा प्रदाता कौन सा है, यहाँ पे जीमेल है। ईमेल सेवा प्रदाता हमारा क्या है, जीमेल है, मतलब गूगल मेल है। ईमेल क्या होता है, डोमेन नेम, यानी ईमेल सेवा प्रदाता का नाम होता है डोमेन नेम। और जब बताता है कि ईमेल किस सर्वर पर रखा गया है, मतलब गूगल मेल पर नहीं, गूगल के सर्वर पर रखा गया है, तो क्या हमारे यहाँ दिखा रहा है, जीमेल दिखा रहा है। एज सिंबल आप समझ गए होंगे। एक्सटेंशन कोड यानी डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन नेम होता है। यह डोमेन नेम का प्रकार बताता है, जैसे निजी, संगठन या देश। अभी बताया ना कॉमर्शियल हो गया, तो हमारे कॉम लगा तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम लगा तो कॉम.com हो गया, तो ये ईमेल कॉमर्शियल हो गया ना। ये चीज आपको समझ में आ गई, इसके भाग क्या होता है, हर भाग को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छी थी आपको, ये बहुत अच्छे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक। अगला आपका आता है यहाँ पे, जैसे ईमेल आती है, आपका ईमेल आता है, ईमेल में कुछ और चीजें आती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स, इनबॉक्स किसे कहते हैं, प्राप्त ईमेल का डब्बा। प्राप्त ईमेल का डब्बा क्या होता है, आपका इनबॉक्स होता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे आउटबॉक्स क्या होता है, भेजे जाने वाले ईमेल का डब्बा, जिसे में जो हमने, और इनबॉक्स मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, जिनके जो हमने भेजा वो आउटबॉक्स लगा, जिनसे मैं ईमेल भेजा हमारे पास आई, वो इनबॉक्स में रहेगी। ड्राफ्ट मतलब जो ईमेल हम भेज बना तो रहे हैं, लेकिन भेजा नहीं है। लिखे गए क्या होते हैं, लिखे गए लेकिन भेजी नहीं गई ईमेल, लिखी गई ईमेल लेकिन भेजी नहीं गई। ठीक। स्पैम क्या होता है, अवांछित ईमेल, मतलब जंक ईमेल, अनचाही ईमेल, क्या होता है, अनचाही, अनचाही ईमेल। ट्रैश डिलीटेड आइटम, हटाए गए ईमेल, ये आपका भाग होते हैं ईमेल के अंदर, वहां से बता रहे हैं। अटैचमेंट, ईमेल में जोड़ी गई फाइलें। सिग्नेचर, ईमेल के अंत में स्वतः स्वचालित रूप से लगने वाली विवरण, उसे बोलते हैं सिग्नेचर। ठीक। फॉरवर्ड, किसी, यानी आपका क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, किसी ईमेल को दूसरे को भेजना, तो वहां से फॉरवर्ड करना। रिप्लाई या रिप्लाई ऑल, प्राप्त ईमेल का जवाब देना। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, जानकारी के लिए भेजा गया मेल, जानकारी के लिए भेजा गया मेल, कार्बन कॉपी मतलब डुप्लीकेट कॉपी, जानकारी के मतलब हमारे पास सुरक्षित तो है, मेन तो है, उन्हें कॉपी आपको भेजती है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब गुप्त रूप से मेल भेजना, क्या कहलाता है, बीसीसी कहलाता है। आप क्वेश्चन कहेगा बीसीसी क्या होता है, गुप्त रूप से संदेश भेजना बीसीसी कहलाता है। ठीक। तो ये क्लास आपको कैसी रही, आपको बताना है, कमेंट में बताना। जो भी आपको समझना है तो कमेंट में करना है। और आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइएगा सब लोग, तभी आपको और भी सारी क्लासें उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभी हम इसको, हमने पूरी हमने क्लास तो कंप्लीट कर लिया, हम इसको थोड़ी समझ लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन जैसे तैयार किए, हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर कि नहीं है, हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हम थोड़ी इसको ओपन कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी आपके तैयार होंगे यहाँ पर, इसी समय जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम देख पाएंगे तो क्वेश्चन क्या करना है, फंस रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब इसमें देखो एक इंटरनेट का पूरा नाम, इसमें देखो ऑप्शन में मिस हो रहा है, इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट का पूरा नाम पूछा है, इंटरनेट आ रहा है। लेकिन यदि इंटरनेट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ से क्या नहीं पूछा गया, फॉर्म नहीं पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया इसमें, फुल फॉर्म नहीं पूछा, इसमें क्या नहीं पूछा, फुल फॉर्म नहीं पूछा, राइट। इसलिए ऐसा आ रहा है, यहाँ से ऑप्शन क्या दे रहा है, इंटर दे रहा है। पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग पढ़ने के लिए आ जाए। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेट होता है, और इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाता है, या इंटरनेशनल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इंटरनेट कब शुरू हुआ था, तो 1969 से आया, बताया था आपको, 1969 से आपका पहला इंटरनेट बनाया जाता है, 1969 में, ठीक। इंटरनेट की शुरुआत किस परियोजना से की गई थी, तो अर्पानेट से की गई थी। किससे की गई थी, अर्पानेट परियोजना से की गई थी, ठीक। व्यवसाय में इंटरनेट का मुख्य लाभ क्या है, तो विज्ञापन और बिक्री के लिए बिजनेस में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। सरकारी सेवा में इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सरकारी फाइलों को ई गवर्नेंस के लिए किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, वैश्विक संचार, क्या है, वैश्विक संचार है। इंटरनेट में सबसे अधिक उपयोगी क्या है, ईमेल और सोशल मीडिया, कंप्यूटर गेम, शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। तो ईमेल में सबसे ज्यादा उपयोगी, इंटरनेट में संचार में ईमेल और सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। इंटरनेट कनेक्शन में क्या है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ठीक। जैसा था, इंटरनेट का विकास किस दशक में किया गया, 1990 के दशक में। इंटरनेट का विकास किस दशक में तेजी से हुआ, किया गया नहीं, मतलब तेजी से हुआ। अभी आपको बताया था ना, 1989 में आपका, 1989 में डब्ल्यू डब्ल्यू का निर्माण किया गया था। डब्ल्यू डब्ल्यू का निर्माण के बाद ही आपका इंटरनेट का विकास बहुत तेज होना शुरू हो जाता है। 89 के बाद जब 90 में, 1990 में पहला ब्राउजर आ जाता है, ब्राउजर आने के बाद इंटरनेट में विकास अपने तेजी से होता है। तो यहाँ पूछेगा इंटरनेट का विकास किस दशक में तेजी से हुआ, किस दशक में हुआ, 1990 में हुआ। इंटरनेट शिक्षा में कैसे उपयोगी है, ऑनलाइन कोर्स और शिक्षा सामग्री के लिए उपयोगी है। जैसे अगला ऑप्शन आता है, इंटरनेट पर वैश्विक महत्व किसे दर्शाता है, अंतरराष्ट्रीय संपर्क को दर्शाता है, ठीक। ऐसे जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जिन्हें आप देख सकते हैं, आपको भेज देंगे पीडीएफ, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी आपने जो पढ़ा वो अपने क्वेश्चन फंस भी रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो कहीं बैच वगैरह पीडीएफ से भी आपको हो तो उससे भी देख सकते हैं। जैसे इंटरनेट द्वारा कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन। ऑनलाइन शॉपिंग में मुख्य लाभ क्या है, घर बैठे खरीदारी करना, केवल दुकान पर जाना, धीमी लेन देन करना, महंगा, तो घर बैठे खरीदारी करना क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग का लाभ है। इंटरनेट बैंकिंग का लाभ में क्या शामिल है, तो इंटरनेट बैंकिंग का लाभ में क्या शामिल, पैसे का तुरंत लेन देन, बात सही है, पैसे तुरंत लेन देन कर सकते हैं। इंटरनेट एक क्या है, एक तरफा माध्यम है, दो तरफा माध्यम, इसके पूरे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑफलाइन माध्यम का द्वितरफा है, इंटरनेट क्या होता है, दोनों तरफ काम करता है, आप सिंगल तरफ में काम नहीं करता। अब कोई दो, अब एक आपके इंटरनेट क्या होता है, दो नेटवर्क जोड़ता है, नेटवर्क जोड़ेगा, ये इस तरफ से काम करेगा तभी दूसरा काम भी करेगा, ठीक। ऐसे आपके क्वेश्चन समझना, जैसे शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग कैसे होता है, तो ऑनलाइन कोर्स खरीदने में होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो सब चीजें हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ संशोधित करवा देंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से देख पाएंगे, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, धन्यवाद।